अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आयशा सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। नाज़रीन, यौम आज़ादी की आमद है, बस 2 से 3 दिन ही रह चुके हैं। जी हाँ। और लेकिन जोशो खरोश है अभी से अपने पीक पर है और पूरी कौम यकीनन यौम आज़ादी मनाना भी चाहिए मिनहसुल कौम, क्योंकि आज़ादी शायद कुर्रा अर्ज़ पर आज़ादी से बड़ी आयशा नेमत नहीं है। बिल्कुल, ये उनसे पूछिए जिनको आज़ादी की कदर का एहसास है, जिन्हें आज़ादी नहीं मिली है, जिन्हें बहुत सी मुशक्क़त के बाद लोग आज भी, जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि ज़हनी ग़ुलामी भी एक ग़ुलामी की एक अच्छा, ये भी ग़ुलामी की किस्म है। लेकिन ये जो आज़ादी है, आज़ादी की कदर उनसे जानिए जो आज़ाद नहीं है। कश्मीरियों से पूछें आज़ादी की कीमत क्या होती है। शायद ही आयशा कोई कश्मीर का ऐसा घर हो जहाँ पर किसी ने शहादत ना दी हो। और फ़लस्तीनियों की आप देखें कि फ़लस्तीनियों ने किस तरीके से उसको दुनिया की आज़ाद, उसको सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। फिर आप देखें दो कौमी नज़रिए की हम बात करते हैं, जैसे जैसे 14 अगस्त का करीब आती है तो दो कौमी नज़रिए की गूंज भी सुनाई देती है। और वो नज़रिया क्या था ये हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, यानी भारत में मुसलमान होना इटसेल्फ एक जुर्म है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप बहुत बड़े मुजरिम हैं वहाँ पर। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैं कहता हूँ कि दूर अंदेशी को सलाम है, और आज उनका एक एक बात और एक कौल सच साबित हो रहा है। आप अंदाजा करें, जस्ट इमेजिन अगर हम पाकिस्तान ना बनता और हम भारत के साथ रह रहे होते तो यही मंजर कशी होती जैसे भारत में हो रहा है, अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ। वहाँ पर किसी भी तरह की उनको मजहबी आज़ादी अच्छा, सोशल मीडिया पर एक बड़ी को जला दिया जाता है। एक बड़ी खौफनाक सी वीडियो है। वो खौफनाक इस तरह से है कि ऐलान किए जाते हैं बाकायदा मस्जिदों में कि अगर आपने अपनी दुकानों में किसी मुसलमान को जॉब दी, मुलाजमत दी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको रियासत का गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी ये आज़ादी से पहले, यौम आज़ादी से पहले बरी सगीर में इसी तरह के मामलात होते थे कि मुसलमानों को मुलाजमतें नहीं दी जाती थी, उस तरह के मौक़े फराहम नहीं किए जाते थे। आप देखें कि जब इस हवाले से भारत के अंदर ऐसे मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं तो अल्लाह लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा है। भारतीय असम्बली के अंदर मुसलमानों पर पाबंदियां लगाने, उनके हकूक़ को पामाल करने, उनके हकूक़ को सलब करने के हवाले से बाकायदा डिबेट हो रही होती है। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह, वरना तो अमूमन कोई शिद्दत पसंद कुछ लोग चंद गिरोह करें तो हम कह सकते हैं कि उनका जाती फेल है, असेंबली में मौजूद है, अवाम के नुमाइंदे हैं ये लोग, और मुसलमानों को नाम लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा वजाद, वहाँ पर ना अगर आपने सियासत करनी है तो वहाँ पर लोगों की जो जज्बात है उनसे खेला जाता है। वहाँ पर उनके जज्बात ये हैं कि वो मुसलमानों को इस तरह से शूदर ज़ात के तौर पर दिखाना पसंद करते हैं, वो ये चीज़ लाइक करते हैं। तो वहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने भी अब ये जो एक अपनी रविश है वो बरकरार रख ली है। इवन मुसलमानों की वहाँ दुकानें जला दी जाती हैं और मुसलमान ख़वातीन जो हैं उनके साथ तो आप पूछे ही मत जो हो रहे हैं, आए रोज़ रेप के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। फ़र्क है भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान। भारत के मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, तो ये देखें आप, गद्दार घोषित करके इस तरह के वर्ड्स कि अगर आपने किसी मुसलमान को मुलाजमत दी, यानी ये वहाँ पर सूरत हाल है। और ये आज के दौर में है, ये बरसगीर से पुरानी वीडियोस नहीं है, ये आज के दौर में, यानी पहले भी यही होता आ रहा था, अब भी यही होता आ रहा है। तो आप इमेजिन करें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और जैसे अब 3 दिन भी बाकी रह गए हैं तो हमें जोशो खरोश से मनाना चाहिए आज़ादी का दिन। जोशो खरोश से मनाना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी मनाने के भी सही तकाजे होते हैं कि जिंदा नेशंस जो होती हैं वो आज़ादी कैसे मनाती हैं। हमारे यहाँ तो आज़ादी मनाने का जो कुछ मंचलों ने, हमारे यहाँ पे जो सड़कों पर जो हुल्लड़बाजी होती है वो खैर अलग डिबेट है। अब आगे ज़रा सियासी मौजू की जानिब बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, असम्बलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका। अच्छा, कल एक मीटिंग हुई है राजा रियाज साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मीटिंग भी कोई नतीजा नहीं निकला उसका। और राजा रियाज की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम सामने दिया गया और कहा जा रहा है कि अब 11 अगस्त को दोबारा से मुशावरत की जाएगी। रोजाना नए नए नामों की एंट्री आ रही है, रोजाना नए नाम ऐड हो रहे हैं। ये आप देखेंगे जब ये डिबेट शुरू हुई थी आज से 10 दिन पहले तो डिफरेंट नाम थे। सबसे पहले सागडार साहब का नाम आया, शाहिद खान नवासी का नाम आया नून लीग की जानिब से, उसके अलावा दीगर बहुत से नाम है पीपल्स पार्टी की जानिब से। हफीज शेख का नाम अब कभी कहीं गायब हो गया है, अब वो नहीं एकदम सामने आता है।
और फिर एकदम बिल्कुल गायब हो जाता है। शायद वो नए ख्वाजा नाम आते हैं तो पुराने नाम छुप जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा कोई वज़ीर आज़म बन जाए, निगरान वज़ीर आज़म, जो लिस्ट में ही मौजूद नहीं है, यानी कहीं और से नाम आ जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए। इससे अच्छा एक चीज़ तो सामने आती है, पीपल्स पार्टी ने भी 2 नाम दिए हैं, जलील अब्बास जिलानी का और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये 2 नाम है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं जी आप सादिक संजरानी को बनाए। नून लीग कोई नाम नहीं दे रही है। अच्छा, नाम नहीं दे रही है। और कल एक रुकने पार्लियामेंट थी, उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि राजा रियाज की मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म साहब से, नाम फाइनल हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प और बड़ा मज़े का तबसरा किया। उन्होंने कहा कि राजा रियाज साहब को अभी खुद भी पता नहीं है कि नाम कहाँ से आना है और नाम कौन सा फाइनल होना है। तो ये तो हमारी पाकिस्तानी सियासत का अच्छा जी, नाम तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो सियासत में फाइनल हो चुकी है, जिसमें कर दिया गया है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल एक टीवी इंटरव्यू पे कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगले महीने वापस आ जाएंगे और आकर कानून का सामना भी करेंगे। यानी बहुत अरसे से बातें हो रही थी कि मियाँ साहब कब आएंगे, मियाँ साहब कब आएंगे। तो फाइनली आप लोगों के लिए और आपके लिए भी, आपको भी बड़ी क्यूरोसिटी होती है। लेकिन चलें जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने। जी मुबारक। तो देखें इस तरह से जितना ये तो तय हो जाएगा 1-2 दिनों में कि वज़ीर आज़म कौन है, लेकिन ये तय नहीं होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कब आएंगे। इस तरह की डेट्स दी जाती रहेंगी और ये हालात पर मुनहसर है कि वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। और ये कि अच्छा नज़ीर साहब, यानी आप कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने डेट दी है इसको संजीदा ना लिया जाए? किसी भी डेट कभी भी संजीदा ना लिया जाए। हम तो कह रहे थे कि शायद कोई मसला ही नहीं होगा, दोनों बैठेंगे और बैठकर वज़ीर आज़म का तय कर लेंगे, लेकिन मालूम हुआ कि ये नहीं, इनके बस में ही नहीं है बेचारे। बस ये जिस तरह से किसी और को कहते थे कि ये कठपुतली हैं, इसी तरह से ये जो अब बैठे थे, जो उठकर चले गए और जो जिनकी बात नहीं हुई, तय नहीं हुई, ये सब कुछ ये भी कहीं किसी ना किसी हद तक तो कठपुतली ही हैं। लगारी साहब, इससे पहले भी हम सुनते रहे ये बाज़गश्त, मरियम नवाज साहिबा ने कहा मियाँ साहब आ रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, अक्सर दानियाल अजीज़ साहब और उसके अलावा फिर बेशुमार PMLN के रहनुमा इससे पहले भी कहते रहे, लेकिन मियाँ साहब नहीं आए। अब फिर आपको क्या लगता है, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के भी स्टेटमेंट को इतना संजीदा ना लिया जाए, तो क्या फिर वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए, मोमेंटम गेन करने के लिए ऐसी बात, ऐसा शोशा छोड़ा जाता है कि मियाँ साहब वापस आएंगे ताकि वर्कर्स ज़रा यकसू हो, ज़रा उनके अंदर कोई उम्मीद की किरण जागे? या फिर कुछ हलकों का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा बयान दिया जाता है? नहीं, मेरे ख्याल में रिएक्शन तो कोई चीज़ नहीं है। असल बात यह है कि ये अब गेम इनके हाथ में रही है या नहीं रही है। आखिरी आप पत्ता भी एक आध दिन में गिर जाएगा। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी एक आध दिन में ऐवान वज़ीर आज़म छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे। अब इसी तरह होंगे जिस तरह बाकी तमाम फरीक हैं। फिर होता क्या है आगे की बात कोई नहीं जानता है, और कौन सी ऐसी यकीन दहानी होगी जिस पर वो आएंगे। यकीन दहानियाँ बादी में जो हैं एक दूसरे के साथ, वो उनका क्या हशर हुआ, क्या नतीजा निकला। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी फिजा बन रही है जिसमें कोई ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो वापस आएंगे। और इन्होंने जो अंधाधुंध कानून साजी की है, वो तो इतने दायरे दर दायरे लगा दिए हैं कि कोई शख्स किसी भी मामले में जो है वो पकड़ा जा सकता है और कोई भी शख्स जो है वो वापस आने पर भी पछता सकता है। मुझे ऐसा कोई सरदस्त नजर नहीं। तो लगारी साहब, जिन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ साहब आने से लीतो लाल से काम ले रहे हैं या वो अभी तक नहीं आ सके हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो वाकई में अगले महीने आ जाते हैं तो फिर वो तमाम खदशात जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे थे वो दूर हो चुके हैं, या अभी भी समझते हैं मसाइल वही हैं, सबसे पहले आएंगे, केसेस का सामना करेंगे, गिरफ्तारी होगी? कानून तो यही है और अभी तक तो उन मुकदमात का कोई फैसला नहीं हुआ है। एक मुकदमा जो है वो सस्पेंड हुआ है, उसमें सजा सस्पेंड हुई है, और दूसरा मुकदमा अभी भी मौजूद है। अगरचे उसमें कोई एक्यूज जो हैं वो बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको आना होगा और उन्हें कानून के सामने सबमिट करना होगा। जब वो आ जाएंगे तो फिर उनका पहला ठिकाना जो है वो ऐसा नहीं होगा कि माजी की तरह होगा कि जनाब वो आएंगे और बैठ जाएंगे या कैंपेन शुरू कर देंगे।
अभी तो पहला ये होगा कि क्या वो सीधे जेल जाते हैं या घर जाते हैं, अभी ये तय होगा कि घर जाते हैं तो घर डिक्लेयर होता है, जेल या जो है जेल ही उनका मकाम बनता है। तो ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये कि उनको कब आज़ादी और कब रिहाई मिलेगी और कब वो बरी होंगे, ट्रायल कितना अर्सा चलेगा। अगर ये आ रहे हैं सितंबर में और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर ये मामला ही लटक गया और कुछ और अरसा चला तो फिर क्या होगा। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अभी आपको जो कल स्टेटमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग का क्या प्लान है आगे? बिकॉज इलेक्शन में जाने के लिए कोई ख़ास कारकर्दगी तो है नहीं, 16 माह में जो इस गवर्नमेंट ने किया है वो सबके सामने है। तो अभी नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जेलों में जाएंगे, सारे केसेस भुगतेंगे अपने, तो क्या इस सारे सिनेरियो को कैश कराया जाएगा आने वाले इलेक्शन में? कैश क्या कराया जाता है? कौन सी चीज़ है जो कैश कराई जा रही है और कौन सी चीज़ साबिक वज़ीर आज़म कैश करा रहे हैं? कौन सी चीज़ जो है वो जो गिरफ्तार होते हैं वो कैश कराते हैं? उनकी कौन सी ऐसी चीज़ होती है? मसला ये है कि हर बार आपके तयशुदा फार्मूले काम नहीं करते हैं। वो आप जो अरेंजमेंट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वो काम हर वक्त नहीं करती है। बाज़ दफ़ा बिल्कुल चीज़ें रुक जाती हैं और वो आपके हाथ में नहीं रहता। वो जो आप वापसी हुई थी मियां नवाज शरीफ की 2008 में, 2007 में, वो तो अब तक खुल गई है ना बात कि वो 10 साल के लिए कह कर गए थे और 10 साल की मुद्दत से पहले वापस आ रहे हैं तो पहले तो उन्हें वापस ही भेज दिया गया कि भाई आप यहाँ पहले कैसे आ रहे हैं। फिर बाद में वो आए और आए तो वो मेंबर नहीं बन सके पार्लियामेंट के, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। उन्होंने कंपेन की, क्या अब उन्हें कंपेन करने दी जाएगी? क्या अब वो कंपेन कर सकेंगे? क्या वो अब बाहर भी आ सकेंगे? क्या मतलब इस तरह से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो थी लगारी साहब, इन सबसे अहम चीज़ सर, इन सबसे अहम चीज़ ये है कि माजी में एक नैरेटिव होता था PMLN के पास, वोट को इज्जत दो, और बड़ा मकबूल हुआ, बहुत आवाम बाहर निकली, ज़िमनी इलेक्शंस भी जीते। फिर PDM आती है इक़्तिदार में और वो नैरेटिव फिर अपनी मौत खुद मर जाता है। तो अब क्या आप समझते हैं कौन सा ऐसा PMLN के पास कोई नैरेटिव होगा जिसको बुनियाद बनाकर ये आवाम के पास जाएंगे? किन किन मसाइल के ऊपर ये आवाम को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये तो रो भी नहीं सकते हैं और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब सूरत हाल इस तरह की है, ये क्या कहेंगे? चलें भी, अगर वो मादी वाले वज़ीर आज़म होते तो ये कहते कि जनाब क्या हमारे साथ जुल्म हुआ, और हुआ, वो मुल्क के साथ हुआ। मैं कहता हूँ कि तारीख की जो बड़ी गलतियाँ हैं पाकिस्तान में, उनमें एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि ये एक गैर सियासी शख्स को, जिसको सियासत के अलग का आज भी नहीं पता है, उसे सियासत में लाया गया, उसे हीरो बनाया गया, उसे ज़बरदस्ती कामयाब कराया गया। इंजीनियर को, इसको इलेक्शन को इंजीनियर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, धांधली की गई और किसी भी तरीके से उसको लाया गया, वो फेल हो गया। वो उनका एक ऐसा वो था। उनके फेलवर के बाद ये आए तो ये कामयाबी नहीं हुए। ये असल में उस नाकामी का तसलसल था। अगर वो भी रह जाते तो पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी हालत में होता, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। इन्होंने कोई चीज़ नहीं की है मुल्क को संभालने के लिए। और ये इतना बड़ा कारनामा है इनका। ये जाते हैं जी सऊदी अरब से पैसे ले आए, जाते हैं और कहते हैं जी दुबई से पैसे ले आए, फिर जाते हैं और कहते हैं जनाब ये चीन से पैसे लेकर आए। भाई ये कौन सी बात है? आपने अपने लोगों का एतमाद कहाँ बहाल किया? अच्छा नज़ीर लगारी साहब, एतमाद तो बहाल नहीं किया, अब सूरत हाल सबके सामने ही है, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है वो भी सामने नहीं आ रहा। उसमें आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं? कौन नहीं मान रहा? इतनी ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं, अभी तक नाम सामने नहीं आया। क्या चैलेंजेस हैं और कौन सा नाम आपको लग रहा है? अच्छा, अभी हम वजाहत भी पहले बात कर रहे थे कि लगारी साहब कल तक लगता है कि एक नाम फाइनल हो जाएगा, आज अनाउंस हो जाएगा, अगले दिन बयान सामने आता है कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, उल्टा 2 नए नाम ऐड हो जाते हैं। नहीं, वो तो अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि फैसला आखिरी ताकत के मराकज़ करेंगे। जहां जहां भी ताकत होगी वो फैसला करेंगे। अगर यहाँ होती कैद ऐवान में और कैद हिज़्ब इस्लाम में तो ये कर लेते, कर ही बैठ जाते, कल बैठे थे, कर देना था। इन्होंने नहीं करना है ना। ये क्या हो गई बात कि जनाब राजा रियाज साहब जो हैं वो फलां बात पर और फलां नाम पर खड़े हो गए हैं।
तो ये कोई चीज़ नहीं जो मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा, और जो अब भी इस आसरे में है कि मुझे मेरे ख्याल में आप से भी शायद गए, अब PMLN की पार्लिमानी कमेटी शायद या जो वो पार्टी का टिकट करेगी वो इस बात को सोचेगी कि जनाब अब क्या किया जाए। और फिर ये है कि क्रेडिबिलिटी सियासी जमातों की जो है वो बहुत पीछे जा रही है। अब इनके पास है क्या, ये फैसला नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। अच्छा लगारी साहब, राजा रियाज ने कल नाम दिया है सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट का, और चेयरमैन सेनेट की वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है, तो कहीं निगरान वज़ीर आज़म तो नहीं बन रहे? नहीं, वो तो जलील अब्बास जिलानी साहब की भी मीटिंग हुई है, वो तो शायद हफीज शेख साहब की भी मीटिंग हुई हो, वो तो इस तरह की मीटिंगें हो रही हैं जितने नाम। लेकिन लगारी साहब इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हमारे यहाँ तो हमेशा फैसले कबूलियत की बुनियाद पर होते हैं, मकबूलियत की बुनियाद पर तो होते नहीं हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो फिर मुलाकातें हो रही हैं, कल राजा रियाज साहब वज़ीर आज़म साहब से मिले और उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद नाम देंगे, तो ये फिर एक एक्सरसाइज ही हो रही है, इसका मतलब है नाम तय हो चुका है जिसने आना है? नहीं, वो वहाँ तय होगा ना जहाँ ताकत है। इनके पास क्या है, असल मसला ये है कि जहाँ ताकत है वहाँ भी कोई यकसुई नहीं है, वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है। असल मसला ये है हमारे लिए कि उस इदारे को शेक कर दिया गया है जो इस तरह के फैसले करता भी था और फैसले उसके माने भी जाते थे। उस इदारे को 9 मई को शेक कर दिया गया, वो इदारा शेक हुआ और उसके बाद जो ये नहीं है कि वो उसकी कारकर्दगी पर असर पड़ा है या वो किसी उसके अपनी सलाहियत से कम उसकी कम हुई है, कोई सलाहियत कम नहीं हुई है। लेकिन सियासी मामलात में आप सबको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बात यह है कि अगर फिर कोई ऐसा आ गया जैसे साबिक वज़ीर आज़म इनके गले पड़ गए थे, अब क्या होगा, फिर कैसे जान छुड़ाएंगे? सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। और वही बात जो हर ज़बा ज़द-ए-आम भी होती है कि फैसले कहीं और से होते हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है, फैसले कहीं से भी हों लेकिन ज़्यादा डिले होना मुनासिब नहीं। हाँ, ये डिले होना, दैट्स द न्यूज़। फैसले कहीं और से, ये तो सबको पता है, ये नॉर्मल डिबेट है, डिबेट ऑफ द टाउन। चलिए जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। तो जनाब 2 से 3 रोज़ रह चुके हैं, यौम आज़ादी की आमद है और पूरी कौम 76वां यौम आज़ादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएगी। और जोशो खरोश क्यों ना हो, आज़ादी नेमत ही इतनी बड़ी है। हम ये देखते हैं कि हमेशा अब ज़रा महंगाई की वजह से थोड़ा रुझान हमें देखने में उस तरह नहीं आ रहा। बच्चों के जो कपड़े वगैरह लोग लेते थे स्पेशल 14 अगस्त के लिए, वो थोड़ा सा कम देखने में आ रहा है। कराची के बाद इस्लामाबाद और कोहाट में भी सड़कों पर बाजे बजाने और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। अच्छा, सबसे अच्छा जो इकदाम मुझे लगा है ना इस दफा, सबसे अच्छा ये बाजों पे जो पाबंदी लगी है ना, बाजों पर पाबंदी लगाई ना, पता नहीं किसने यौम आज़ादी को बाजों के साथ जोड़ दिया है कि और लगता है ऐसे जैसे पता नहीं बाजों की वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अल्टीमेटली वैसे तो जो मुल्क के हालात है ना, पूरे मुल्क के बाजा बजा हुआ है, सच्ची जो बात है, तो लिहाजा बाजे बजाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है, डबल सवारी पर भी इन डेज में पाबंदी होती है। लेकिन ये जो बाजों वाला इकदाम है ना, ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 14 अगस्त पे सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा, किसी और पार्टी का परचम नहीं लहराया जाएगा। और होना भी ऐसे चाहिए, ये एक यूनिफॉर्मिटी होती है और इत्तेहाद की अलामत है पाकिस्तान। अच्छा, ये देखें जरा वजाहत, ये मुझे समझ नहीं आती, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या माइंडसेट है। अच्छा, ये वन व्हीलिंग करके आप देखें कि यौम आज़ादी भी अब पीछे मौसूफ ने झंडा लटकाया हुआ है पाकिस्तान का और वन व्हीलिंग कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान वन व्हीलिंग करके हासिल किया था? एक अच्छा, अजीब समझ नहीं आती किसने ये दाग बेल डाली है, वन व्हीलिंग करके यौम आज़ादी मनाना चाहिए या नहीं, वन व्हीलिंग नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी त्यौहार होता है तो ये यहाँ के जो नौजवान है वो इसी तरह से डिफरेंट वेज है सेलिब्रेट करने की, एजुकेट करना चाहिए। ये कैसा तरीका है सेलिब्रेशन का कि आप अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। हर 14 अगस्त पे दर्जनों सैकड़ों अफराद हैं और इतनी हेड इंजरीज होती हैं और हॉस्पिटल्स भरे पड़े होते हैं। ये बिल्कुल इवन वालिदैन को चाहिए कि इनको समझाएं, इनको बिठाएं, इनको तसल्ली से बताएं कि भाई पाकिस्तान आज़ाद एक्चुअल में हुआ कैसे था। और मुझे लगता है कि इस दिन की मुनासबत से एहतमाम इस तरह से होने चाहिए कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, स्कूल ओपन हो, एजुकेट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। हमने आज़ादी हासिल कैसे की थी, किन की लोगों की कुर्बानियां हैं। अच्छा, हम बचपन से वजाहत देखते थे कि 14 अगस्त को छुट्टी और बड़े एंजॉय करते थे, छुट्टी है। लेकिन अब ऐसा होता है कि अक्सर स्कूलों में छुट्टी नहीं होती है, वहाँ तकरीब का एहतमाम किया जाता है और बच्चे उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ के बच्चे होते हैं और वहाँ पर टैबलोज पेश करते हैं
14 अगस्त के हवाले से, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, इससे बच्चों को एजुकेशन मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यौम आज़ादी पे ये तो एक तजदीद अहद का दिन होता है ना, हम सबको मिनहसुल कौम हुकूमती सतह पर भी और आयशा इनफरादी सतह पर भी हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर जो 76 साल के बाद हमने मुल्क हासिल किया था, जिन उमंगों और जिन ख्वाहिशात की बदौलत हमने हासिल किया था, मकसद क्या था? जिस मकसद को हमने हासिल करने के लिए मुल्क पाया था वो मकसद अचीव हुआ है या नहीं, या फिर हम उसी दायरे के सफर के गिर्द घूम रहे हैं, या कभी कभी ऐसे लगता है कि आप पहले भी वही हमारे हालात थे जो आज के हैं, हमें इस पर भी देखना होगा। कभी ऐसे भी लगता है कि आप अपने मकसद के बहुत करीब पहुँच कर फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। और दूसरी जानिब ये भी होता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली इस्लामी कुव्वत है। पाकिस्तान बहुत से दुश्मनों को खटकता है क्योंकि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखें कि दुनिया में हमारे सियासतदानों की नाअहली के बायस पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो है इज़्ज़त और हुर्मत कहाँ पर रह गई है। तो हम सबको इस चीज़ पर भी गौर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो हुल्लड़बाजी जो सड़कों पर होती हैं इससे कम से कम हमें अवॉइड करना चाहिए। इतनी गैर मुहज़्ज़िब हरकतें, ऐसे तूफ़ान बदतमीज़ी उतरा होता है कि आप इमेजिन करें 14 अगस्त को इवन हमारा अगर कोई प्लान भी बने कि हम जाकर फायरवर्क्स देखें, ख़वातीन का भी दिल कर जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोड्स उस दिन होती ही नौजवानों की, लड़कों के लिए और फैमिलीज के लिए तो बाहर निकलना बिल्कुल ही मुहाल होता है। हुटिंग हो रही होती है और वन व्हीलिंग और ऐसे शोर शराबा और फायरिंग इतनी हो रही होती हैं, हवाई फायरिंग हो रही होती है जिसके बायस लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, ज़ख्मी होते हैं। तो हर साल यही चीज़ें होती हैं और आप देखें कि उन दिनों 14 अगस्त को या 13 अगस्त की रात को पूरी पुलिस बाहर सड़कों पर मौजूद होती है, लाठियां चल रही होती हैं और हॉट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अच्छा, रजब हमारे साथ हैं, कराची से मैं ज्वाइन कर लिया उन्होंने। रजब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रजब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। रजब ये बताइएगा कि शहर कायदे आज़म का शहर कराची, हम वहाँ पर भी देखते हैं जिस तरह अभी हम बात करें पूरे मुल्क में एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, हुल्लड़बाजी होती है, बाजों का शोर होता है, लोगों का जीना दूभर किया होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम सामने आया है कराची में भी कि बाजों पर पाबंदी लगाई गई है। कराची में आज़ादी के हवाले से कैसे इंतजाम देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, तैयारियां तो जिस तरह हर बरस होती है उसी तरीके से दोनों कोर्ट में जो है वो आज़ादी की तैयारियां जारी है और मुख्तलिफ तारीख का जो इनेकाद किया गया 13 अगस्त से जो है वो तकरीबात का आगाज हो जाएगा और 14 अगस्त की शाम तक तकरीबात जारी रहेंगी। शहर में जगह जगह जो है आज़ादी स्टॉल्स जो है वो लगे हुए, जबकि जो मरकजी बाजार है जैसे कि पेपर मार्केट, झंडा गली, इस तरीके से जो गली, इस तरीके से जो शहर के मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर जो है बड़े बड़े बाज़ारों में भी जो है वो स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ पर जो है वो छोटे बड़े फ्लैग्स, बल्कि कई मुकामात पर जो है वो निजी सतह पर लोगों ने अहले मोहल्ला की मोहल्ला कमेटियों की जानिब से या समाजी और सियासी लोगों की जानिब से जो है वो बड़े बड़े जो है वो परचम बनाने के भी जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। सबसे बड़ा परचम जो है वो बताया जा रहा है कि बहादुराबाद में एक निजी कंपनी ने बनाया है, जो कि जो है संचालन किया जाएगा 14 अगस्त वाले दिन, यानी 13 अगस्त की रात को जो है ये तकरीब जो है वो की जाएगी। जबकि अगर पूरे शहर में देखा जाए, जहाँ तक ये बाजों का सिलसिला है, तो ये बाजा तो ये बड़ी एक अजीब चीज़ है कि पता नहीं किसने ये इजाद किया कि बाजों से आज़ादी का क्या ताल्लुक है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है वो शख्स पता चल जाए उसका कि जिसने बाजा इजाद किया था। रजब, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी जानिब जो ये अच्छा, रजब से दोबारा कांटेक्ट करते हैं। आप बड़े तंग हैं, मुझे बता दें आपके घर में बच्चे हैं जो बाजे बजाते हैं? बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन उन दिनों तो हमारे कोई बच्चे सो जाएं जल्दी, ये बाजे शाजे ना बजाएं क्योंकि घरों में पेशेंट भी होते हैं, जब वो भी डिस्टर्ब बच्चे ट्रेंड फॉलो करते अच्छा, हैं बाजे कि फलाने बच्चे के पास है, मुझे भी चाहिए। बड़े ज्यादा बाजे बजानों में जो है ना पेश होते हैं, तो ये एक तरीका कार होता है। मुझे ये बताएं कि आप भी यौम आज़ादी मनाती हैं, आप किस तरह मनाती हैं? आपकी अच्छा, हम लोग यौम आज़ादी पहले तो झंडियाँ लगाते थे और झंडियों वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है कि वो फील ही और होती थी, जो अपनी मेहनत से झंडियाँ बनाते थे और कभी हार बना रहे हैं, कभी लड़ियाँ बना के। एग्जैक्टली। अच्छा रजब, कराची में पाबंदी लग गई है और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, वहाँ किस तरह के इंतजाम होते हैं? शहर कायद है, कायद का शहर है, वो लोग किस तरह से बनाते हैं यौम आज़ादी को? और हुल्लड़बाजी के वाक़यात वहाँ होते हैं रिपोर्ट, और अगर जैसे अब दफ़ा 144 लग गई है, इसको नाफिज करवाने के लिए आपको लग रहा है इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक है? पहले बात हुई कि 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरी पुलिस जो है तो पूरी यानी टोटल फुल्ली नफरी जो है रोडों पर मौजूद होती है।
उस बात की यकीन दिलाने के लिए अमन की सूरत हाल बरकरार रहे और कोई नाखुशगवार वाकया पेश न है, क्योंकि ये जो है यौम आज़ादी का दिन जो है वो दहशत गर्दों को या मुल्क मुखालिफ जो लोग हैं या हमारे जो दुश्मन है उनसे बड़े एक खटकता है। तो खासतौर पर 14 अगस्त 6 सितंबर में जो हमारे कौमी अयाम है उनमें जो दहशतगर्दी का बड़ा खतरा होता है उसको भी मद्देनजर रखना होता है, जबकि दूसरी जानिब एक पब्लिक का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है जो कि सड़कों पर मौजूद होता है, उनको कंट्रोल करना वाकई एक जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसके दरमियान ये हुल्लड़बाजी और ये बगैर साइलेंसर के मोटरसाइकिलें चलाना, वन बिलिंग करना और आतिशबाजी के आड़ में जो है वो हवाई फायरिंग, खासतौर पर हमारे जो कराची में पहले तो जो है वो आगाही नहीं जो है चलाई गई है पुलिस की जानिब से, सोशल मीडिया पे भी और मीडिया के जरिए भी कि हवाई फायरिंग पर जो है ना सिर्फ पाबंदी दफा 144 नाफिज है, जबकि अगर जो है इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है तो उसके खिलाफ जो है हवाई फायरिंग करने वाले के खिलाफ इद्दा में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहरहाल इन तमाम पाबंदियों के बावजूद देखा यह जाता है कि जब ये अयाम आते हैं तो जो है वो रात होते ही जो है वो 12 बजे से पहले से जो आतिशबाजी की आड़ में फायरिंग का जो सिलसिला शुरू होता है वो सुबह तक जारी रहता है, बल्कि जो मोटरसाइकिल बगैर जो है वो साइलेंसर की जो मोटरसाइकिल होती है वो सड़कों में मौजूद होती है। हालांकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की जाती है, खासतौर पर जो सबसे बड़ा जो इस्ता होता है 13 अगस्त की रात को यानी रात 12 बजे करीब वो कराची में जो है वो 2 मुकामात पर होता है। एक सबसे बड़ा सीव्यू पे होता है साहिल समंदर पर और साहिल पर, और दूसरा जो है वो एक नीचे हाउसिंग सोसाइटी हाईवे पर वहाँ पर। तो यहाँ जो सीव्यू की तरफ जाने वाले रास्ते जो है गुज़िश्ता बरसों तो देखा जाता था कि इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता था, पब्लिक के जाने पर पाबंदी होती थी, लेकिन गुज़िश्ता बरस जो है वो आवाम को एक रिलीफ दिया गया था कि जी वो आज़ादी का जश्न जो है वो खुलकर मनाए। अच्छा रजब ये बताइएगा जिस तरह जो है वो पाबंदियां जो ठीक है रजब ये बताएं कि जिस तरह अब सामने आए हैं अहकामात के बाजों पर पाबंदी लगा दी गई है, मार्केट्स का आपने हाल देखा होगा, मार्केट्स का विजिट किया होगा आपने, क्या अभी भी स्टॉल्स पर बाजियाँ उसी तरह मौजूद हैं, बिक रहे हैं, या सिर्फ जिस तरह हम पहले देखते हैं जिस तरह डबल सवारी पर भी बज़ाहिर पाबंदी आयद की होती है लेकिन खिलाफ वर्जी हो रही होती है और बेशुमार इसी तरह कानून को बिल्कुल उसको पामाल किया जा रहा होता है? देखिए वैसे जो है ना हमारे मुआशरे में ये चीज़ शामिल है कि हम कानून की पासदारी बिल्कुल भी नहीं करते। जिस चीज़ पे पाबंदी होती है वो चीज़ किसी न किसी तरीके से छुप छुपा के जो है वो लाजमी तौर पर बिक रही होती है। जैसे जो है वो 15 शाबान का देख लें कि शब बारात के मौके पे पटाखों की जो है वो फ़रोख्त पर पाबंदी होती है, तमाम उसके बावजूद जो है वो शब बारात आते ही जो है वो पटाखे बजने जो है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो है वो छुप छुपा के कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी तरीके से बिक रहे होते हैं। इस वक्त भी जो है सड़कों पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम मिकदार में, लेकिन बाजे दिखाई जरूर दे रहे हैं। रजब ये बताएं कि शहर कायद में अगर हम मुस्बत सरगर्मियों की बात करें तो 14 अगस्त को कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, या तकरीबात कौन कौन सी मुनाकिद होती हैं? देखिए यहाँ जो है वो परचम कुशाई की तकरीबात होती है, केक कटिंग सेरेमनी होती है, और जो है अपना गाने बजाने की यानी कौमी तराने वगैरह बजाने की जो सबसे बड़ी जो तकरीब मैंने आपको जैसे बताया है कि साहिल पर होती है, सी व्यू के मुकाम पर ये सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, जहाँ जो है वो शहर भर से, चूँकि कराची जो है वो गुलदस्ता है जहाँ पर जो है वो मुल्क भर के कोने कोने के लोग जो है वो आबाद है, तो वो एंजॉय करने के लिए जो है वो ख़ास तौर पर इस तरह के अयाम में जो है वो साहिल का ही रुख करते हैं। तो साहिल पर सबसे बड़ी तकरीब होती है जहाँ पर ना सिर्फ परचम कुशाई की जाती है बल्कि जो है वो आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाता है। लोग अपने अपने जो है वो एक तो कम्युनिटीज़ की सतह पे भी लोग जो है वो आते हैं और अपने जो है अपना साउंड सिस्टम वगैरह भी लेके आते हैं, कौमी तराने वगैरह बजाते हैं और रक्स वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह की तकरीबात, जबकि जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है परचम कुशाई की तकरीबात और केक कटिंग सेरेमनी उस तरह की तकरीबात होती है, जबकि टेबलोज वगैरह भी पेश किए जाते हैं मुख्तलिफ सतह पर, कम्युनिटीज़ की सतह पर, समाजी और सियासी जो है वो सतह पर जो है इस तरह की तकरीबात का भी इनेकाद किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली, हमें अपडेट कर रहे थे जो तकरीबात हैं। और सी व्यू पर सबसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सी व्यू वाली वो जो तकरीब होती है वो अटेंड करने जाऊं। समा बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, और टेबलोज जो पेश किए जाते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चे इतना क्यूट उसमें एक्ट करते हैं। मिली नगमों की अगर हम बात करें, जब आज़ादी की बात होती है तो मिली नगमों को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है कि पहले माजी में किस तरह के मिली नगमे बनते थे उस पर, और आज मिली नगमों में क्या डिफरेंस है। एक रिपोर्ट है, वो देखिए। नाज़रीन, भारत जो खुद को सेकुलर जमहूरियत का बहुत बड़ा चैम्पियन गर्दानता है, बहुत बड़ा दावेदार कहता है, लेकिन भारत के अंदर उसका आए रोज़ एक ऐसा वाक़या होता है जो उसकी तमाम इन दावों की कलई खोल के रख देता है और साबित होता है कि भारत के अंदर
इंतहा पसंदी इस हद तक अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, ख़ासतौर पर जब से मोदी हुकूमत आई है। माइनॉरिटीज़, चाहे उनका ताल्लुक मुसलमानों से हो, चाहे उनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, पारसी हो, कोई भी हो, महफूज नहीं है। और अब मणिपुर के वाक़यात आपके सामने हैं, बाकायदा वहाँ पर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था ना, अच्छा, मणिपुर में अब तक मई से लेकर अब तक 152 अफराद उन्होंने हलाक कर दिए हैं, जो मणिपुर पे इंसानियत सोज मजालिम उठाए जा रहे हैं मोदी हुकूमत की जानिब से। उन मजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस की जानिब से, जो कांग्रेस के रहनुमा है राहुल गांधी, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ जमा कराई। 3 दिन तक ऐवान में बहस चलती रही, लेकिन उस बहस के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ये बात देखें कि कितना अहम मामला था कि इस मामले पर 3 दिन बहस चली। कांग्रेस ने पूरा इस बात को उठाया कि मुसलमानों के साथ इंतहा का गलत हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाता है ना सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर। राहुल गांधी ने ये बोला कि आपके जो हमारे वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी की, वो बात कर रहे थे कि वो मणिपुर नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ उन्होंने मुल्क का कत्ल किया हुआ है, और जो वो एजेंडा फैला रहे हैं कौम परस्ती का एजेंडा, उसने भारत को तकसीम कर दिया। यानी वहाँ की जो अपोजिशन है वो कंसर्न है। अब कंसर्न है या नहीं है, या उनका ये भी सियासी एजेंडा है? तकसीम नहीं किया, बल्कि वहाँ पर जो आग और खून की होली खेली जा रही है सिर्फ सियासत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसी पर बात करेंगे। माहिर अमूर खारजा हामिदुल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हामिद साहब, क्या देख रहे हैं सर मामलात के? पाकिस्तान में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाता है सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर, ज़ाती मफादात की बुनियाद पर। भारत के अंदर 3 दिन तक सर कितना संगीन मामला होगा कि 3 दिन तक बहस रही, फिर ओपोजिशन की जानिब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर वो नाकाम हो गई। क्या कहेंगे सर जो भारत में आजकल हो रहा है? बहुत शुक्रिया वजाहत। देखिए, बात ये है कि लोकसभा के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद आई, उसके अंदर ये तो पहले से पता था कि 543 का ऐवान है और उसमें 300 से ज़ायद वोटों के साथ बीजेपी की, मोदी की जो बीजेपी हुकूमत है, एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। तो ये जानते हुए भी कि आपको तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी तो नहीं होनी, लेकिन इस मकसद के लिए ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई कि मोदी को कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ऐवान बाला यानी लोकसभा में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा मणिपुर में क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, जो सबसे बड़ी चीज जो पूरी दुनिया का मीडिया जिसके ऊपर मोदी साहब को तनकीद करता है, वो ये है कि ये फाशिस्ट गवर्नमेंट में खुद वजीर आजम किसी भी तरह का जो जुर्म हो रहा है उसकी ना तो उसकी मुखालफत करते हैं, ना उसके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो मुसलमानों को जलाए जाने के वाकयात हो, चाहे वो सिखों के साथ होने वाला नारवा सलूक हो, या मणिपुर में हो, या जहां पर भी। अब देखें, मणिपुर के वाकये के ऊपर जो सबसे बड़ी जो बात हो रही थी वो ये कि मोदी साहब इसको खामोशी की वजह से इसकी एक खामोश हमायत कर रहे थे, जो कि आरएसएस और जो बजरंग दल और ये जितनी भी विश्व हिंदू परिषद और ये जितनी भी तशद्दुद पसंद जमाते हैं, इनकी हौसला अफजाई हो रही थी कि जी हम जो मर्जी करें, वजीर आजम तो हमारे साथ है। और मणिपुर के वाक़े ने तो पूरे भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया, और भारत का जो सेकुलर चेहरा है वो बदतरीन अंदाज में दुनिया के सामने आया कि वो कोई सेकुलर नहीं रहा, बल्कि वो एक हिंदुत्व मुल्क बन चुका है, जिसका वजीर आजम खुद इंतहा पसंद है। और ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसके अंदर राहुल गांधी को बड़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया। और मैं ये कहूँगा, मैं इनको दाद दूंगा, इन्होंने अपना अगले साल होने वाले इलेक्शन के अंदर अपना मुस्तकबिल को खतरे में डाला, लेकिन मुल्की मुफाद के अंदर के जी हम एक बार मोदी को ऐवान के अंदर जवाब दे करें, एक बार उसको आंसरेबल करें लोग। अच्छा, डॉक्टर हामिद साहब, अभी जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नाकाम हो गई है, इसके बाद जो मणिपुर में हालात हैं, इससे पहले माजी में जो गुजरात फसादात फूटे थे, अभी लग रहा है ये इस तहरीक के नाकाम होने के बाद ये फसादात में मजीद तेजी आ सकती है? नहीं आयशा, ऐसा नहीं है। इस तहरीक के बाद बहरहाल एक दबाव पैदा हो गया है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत को हर सूरत जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले अमित शाह जो वजीर दाखिला हैं, उनको 2-2 घंटे लोकसभा में खड़े होकर अपोजिशन के सवालों के जवाब देने पड़े। असल में जो बुनियादी तौर पर वजह है वो ये कि बैनुल अक़वामी दुनिया को दबाव डालना पड़ेगा भारत के ऊपर कि वो अक़लियतों के साथ होने वाला गैर इंसानी सलूक खत्म किया जाए, वरना भारत पर पाबंदियां लगाने की बात की जाए। अब वक्त आ गया है कि भारत के ऊपर मुआशी पाबंदियों की बात की जाए,
कि अगर वो अपनी अक़लियतों का इस्तेहसान इसी तरह करता रहेगा, अपनी अक़लियतों को इसी तरह अपने जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं उनसे कभी रुसवा कराता रहेगा, कभी जलाता रहेगा, कभी उनके घर में स्मार कराता रहेगा, तो फिर खुद मोदी को इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन मशरकी साहब, इसके ऊपर पाबंदियां लगने की बात होनी चाहिए। अच्छा मशरकी साहब, ये जो अब आगे 25 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है इंतखाबात में मोदी के खिलाफ, आप समझते हैं कि जो इस वक्त वहाँ के हालात हैं, जिस तरीके से जो आपने बताया कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है हम देख भी रहे हैं, इसकी बुनियाद पर ये जो 25 जमाती इत्तेहाद बना है, मोदी को टफ टाइम मिल सकता है, या फिर वही होगा जो हिंदुत्व की सोच है, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स हैं, मुस्लिम मुखालिफ जो वहाँ की या जो कौम परस्ती का एजेंडा पेश करते हैं? देखिए मैं आपको दो बातें बताऊँ। इस इत्तेहाद के अंदर बुनियादी तौर पर ये वजह बिल्कुल नहीं है कि उनको ये हमारी जितनी भी वहाँ की अक़लियतें हैं उनके खिलाफ या उनके हक में ये इत्तेहाद बनाया गया है। बहरहाल इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिनका माजी मुसलमानों के हवाले से अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस इत्तेहाद के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये इत्तेहाद ना सिर्फ माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये वहाँ की जो छोटी जातें हैं, दलित और शूदर और जो छोटी जातें हैं, ये उनको इत्तेहाद यानी उनकी भी बात कर रहा है, जो कि मोदी हुकूमत में जिनको सख्त मुश्किलात का सामना रहा है। यानी तारीख में पहला मौका हुआ है कि छोटी जात के जितने भी जो 24 करोड़ जो हिंदू हैं वो भी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, बल्कि वो खुद को मुसलमानों की तरह गिरदाना जाना समझने लग गए हैं कि जो शुरू मुसलमानों के साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। तो इस हवाले से ये इत्तेहाद कामयाबी पकड़ सकता है अगर छोटी जात का जो हिंदू है वो उस वोट के अंदर शामिल हो जाए जो माइनॉरिटीज का वोट है, और इसका कभी इम्कान जरूर है। लेकिन वहीं पर पिछले 8-9 साल में जिस अंदाज में हिंदुत्व का बीज बोया गया है, मुसलमान और अक़लियतों के साथ नफरत का बीज मोदी ने बो दिया है, इसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और हामिद साहब, लेकिन सर सवाल ये है जिसका आपने जिक्र भी किया कि अब वक्त आ चुका है कि इस पर मुआशी पाबंदियाँ लगें, सेंक्शंस लगें, लेकिन सर हकीकत तो ये है, जो सिक्का राइजुल वक्त है वो तो यही है कि दुनिया में मईशत की ज़बान बोली और समझी जाती है। जो मुल्क इकोनॉमिकली ताकतवर है, डजेंट मैटर कि वो जितना मर्जी गलत कर रहा है, मुजालिम ढा रहा है, अक़लियतों पर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, तो उसको तो सर कुछ भी हमारी जो UNO है वो भी, यूनाइटेड नेशंस वो भी बिल्कुल चुप साधे रखती है। जो बड़ी ताकतें हैं वो भी उस पर कोई हरकत नहीं देती। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी हमें खामोश दिखाई देती हैं। देखिए वजाहत बात यह है कि दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि माशी मुफादात के चक्कर में ये इतना बड़ा जो कत्ले आम कर रहा है मोदी, चाहे वो कश्मीर हो, मणिपुर हो, इंडियन पंजाब हो या दूसरी रियासतें हो, ये खुद ना सिर्फ इंडिया की मईशत को भी तबाह करेगा, इवेंचुअली ये एक ऐसा लावा है जो पक रहा है और ये लावा फटेगा। इससे पहले कि ये लावा से हजारों लाखों जाने जाएं, दुनिया को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। मुआशी मुफादात का कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बात यह है कि ये बात मुसलसल डोजियर्स की शक्ल में दुनिया को बतानी पड़ेगी। अच्छा हामिद साहब, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 2 बार गवर्नमेंट में आए हैं मोदी साहब, और उसके बाद अभी आपको क्या उनका लग रहा है, मकबूलियत का लेवल कहाँ तक है, या शायद मकबूलियत का ग्राफ नीचे जाने लगता है, फिर इस तरह से कौम परस्ती का एजेंडा दोबारा से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, या एंटी पाकिस्तान एजेंडा दोबारा से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है? अभी उनकी करंट मकबूलियत की क्या आपको समझता है, किस लेवल पर? जी आयशा, बात यह है कि मोदी ने जिस तरह आवाम से झूठे वादे करके और जिस तरह उसने बहुत सारे मामलात में अवाम को अंधेरे में रखा हुआ है, बज़ाहिर तो उसकी मकबूलियत है। वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, खुद इंडिया के अंदर बेरोजगारी अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। खुद इंडिया के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए जो राहुल गांधी है, उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसका उनको बेइंतहा अच्छा रिस्पांस मिला। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी बाकी जमातों के साथ मिलकर उसको वोट बैंक में किस तरह कन्वर्ट कर पाते हैं। बहरहाल कांग्रेस को लीडरशिप की कमी का बहुत बड़ा सामना है, कोई और बहुत बड़े नाम नहीं है उनके साथ कांग्रेस के अंदर। पिछले 8-10 साल में बड़ी टूट फूट हुई है, लेकिन अभी आइडियल टाइम यही है कि जो खुद इंडिया के अंदरूनी हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी,
और लोगों में खुदकुशियाँ और उसके बाद जिस तरह के अमन अमान के, ख़वातीन के हकूक़, ह्यूमन राइट, अक़लियतों के हकूक़, ये इतने सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर अगर राहुल गांधी सही अंदाज में कैंपेन करें, अपने एनडीए इत्तेहाद के साथ सही तरह चलेंगे, जो उनका अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया है, तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी को शिकस्त भी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बहरहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी का जो हाल हुआ और जिस तरह राजस्थान में बीजेपी का हाल हुआ, इस हवाले से अगर देखें तो बहुत सारी रियासतों में बीजेपी ऑलरेडी बहुत मुश्किलात का शिकार है। अगर अपोजिशन सही तरह अपना इत्तेहाद कायम रख सकी तो बिल्कुल बीजेपी को टफ टाइम दे सकती है। अगर अपोजिशन सही तरीके से इत्तेहाद कर ले तो पार्लियामेंट में भी शिकस्त दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद अल-मशरकी हमारे साथ थे, माहिर अमूर खारजा। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ बात डोमेस्टिक इश्यूज़ की करेंगे। अच्छा, जो घर होता है ना, उसको जन्नत कहा जाता है, और ये घर जन्नत से दोज़ख या जहन्नुम तब बनता है जब मियाँ बीवी की चपकलिश जो है इसके अंदर मज़ीद इजाफा होता है। और जो हमारे मुल्क के आयशा इस वक्त जो हालात है ना, हर बंदा इतना फ्रस्ट्रेट है, ऑफिस का गुस्सा घर पे निकलता है, घर का गुस्सा किसी अपने मातहत पे निकलता है। तो इन सारे हालात में ख़ास तौर पे जो आपकी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी होती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और इन लड़ाई झगड़ों में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होते हैं ना वो बच्चे होते हैं। और ये ज़िंदगी भर के लिए बचपन से जब वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते देखते हैं तो ये ज़िंदगी भर के लिए उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और वो हमेशा से शादी को इसी तनाजुर में देखते हैं कि शायद शादी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज उनके पेरेंट्स इस तरह से फाइट करते थे तो उनको लगता है उनका शादी पर से इवन बच्चों का एतबार उठ जाता है। और दूसरा साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा उनके अंदर पैदा होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो लोग खुद एतमादी नहीं होती उन बच्चों में, नहीं होती है, और फिर बच्चों के मिजाज में तलखी सी आ जाती है क्योंकि जो घर का वो माहौल देखते हैं। और फिर वो उनके लिए ये बात होती है कि शायद बहस करना और किसी को शाउट करना, किसी की दिल आज़ारी करना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आपके आपस के अंदर ताल्लुकात ख़राब भी हैं, ज़रा लड़ाई झगड़े भी हैं, तो कम से कम अकेले में बैठ के सॉर्ट आउट करें। बच्चों के सामने जब गालम गलोच होती है, जब बच्चों के सामने वो माँ बाप को लड़ता देखते हैं बच्चे, तो फिर बहुत ज़्यादा उनकी जो जहनी सेहत है वो मुतासिर। अच्छा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर नुशाबा अंजुम। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों की मेंटल हेल्थ पर अगर घर में ही वो देखें कि पेरेंट्स इस तरह से लड़ रहे हैं, तो उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है? शुक्रिया आपके मधु करने का। आपने बहुत सारी बातों के जो जवाब है वो तो आपकी अपनी रिसर्च भी है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है कि बच्चों के ऊपर आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, और बच्चे भी जब घर के अंदर भी वही फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स में देखते हैं। आप मॉडलिंग कर रहे हैं ना, सोसाइटी कर रही है, घर से बच्चों की आप तरबियत और एक मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे अपने से हमेशा ये कमजोर पे निकलता है। आपने जैसे कहा कि बॉस अपने सबऑर्डिनेट पे, हस्बैंड अब जाकर अपनी बीवी पे, वो उसको अपने से कमजोर लगती है, बीवी जाकर बच्चों पर गुस्सा निकालती है, बच्चे जाकर खिलौनों पे निकालते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस है कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, लो सेल्फ एस्टीम आ रही है, इम्बैलेंस। देखें क्या होता है, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके अंदर ये है कि उसके जैसे आपने कहा केमिकल इम्बैलेंसेस कैसे आता है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट। आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे थोड़ी देर पहले, आप टीवी लगाता है बच्चा, ब्रेकिंग न्यूज, बाहर जाता है कॉन्फ्लिक्ट, घर के अंदर आता है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मैं बड़ी एक टिपिकल मिसाल देती हूँ कि हम सब करेले हैं लेकिन बच्चे हमें सेब चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप करेले हैं का बीज हैं तो आपने सेब नहीं खाने भाई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने भी कहा, जन्नत है। मैं समझ चले आप कहते हैं 2 पहिए हैं गाड़ी के, गाड़ी में आपने सवार किए हुए हैं पहियों ने बच्चे उस गाड़ी में, एक पंक्चर है टायर, अब आप कितनी देर घसीटेंगे उस गाड़ी को? या आप उसको रिपेयर करेंगे, या आप डिसाइड करते हैं, और या आप उसको तब्दील करते हैं। हमारी रिसर्च ये कहती है कि जो पेरेंट्स डिसीजन ले लेते हैं इंटेग्रिटी के साथ, वो 2 साल में बच्चा रिकवर कर जाता है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस कॉन्सॉर्डर, नॉन एपिलेप्टिक फिट्स, बच्चों को झटके, पहले तो ये सिर्फ औरतों के लिए था ना, कंप्रेशन, सप्रेशन,
जो बच्चे सप्रेस्ड है वो अब निकाल बच्चों में आप देखिए जो उनके एजुकेशन में इश्यूज तो आ ही रहे हैं, बच्चों के ड्रग्स के ऊपर बच्चे जा रहे हैं, वो तो आप ये तो छोटी बात रह गई है भाई, इससे बढ़ गई है बात। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप बता रही हैं कि जो घरेलू मसाइल हैं ये बच्चों की हेल्थ पर इतना इफेक्ट होते हैं कि बच्चों को फिट्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं लाइफ के किसी भी स्टेज पर जाकर। बिल्कुल, देखें 13 साल तक ब्रेन डेवलप कर रहा है, आपने इतना फ्रेजाइल है उसका माइंड, इतना फ्रेजाइल है, वो तो अभी अपनी वो जो कहते हैं ना अपनी थिंकिंग कर रहा है रैशनल, आप उसको उस टाइम के अंदर बच्चे के साथ आपका जो कहते हैं ना कि आप बड़ा कहते हैं बच्चे को, अभी तो ये स्कूलों में बता दिया कि आप बच्चे के ऊपर फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो ये वर्बल वायलेंस है ये बच्चे के ऊपर कैसे, उसको तो आपको देखें मेंटल हेल्थ है, उसको तो ब्रेन डैमेज कर दिया आपने, फिर आप उसकी तरबियत ऐसे कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि आप एक ऐसा खतरनाक बॉम्ब तैयार कर रहे हैं जिसने आगे जाकर अपनी रिलेशनशिप के अंदर, पहले तो बच्चे शादी नहीं करना चाहते, आप देखें शादी का कल्चर ही जा रहा है हमारी सोसाइटी से, बेरारवी की तरफ जा रही है सोसाइटी, क्यों जा रही है? फिर आपने उनको ये गेम्स पकड़ा दिए जी, वो आपने इतनी एग्रेसिव गेम्स बच्चे में, वायलेंस देखें, वायलेंस और एग्रेशन याद रखें ये आगे ट्रांसफर होता है और वो किसी भी फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगा। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि आप अपने जो ये आपके जज्बात है ये तो समझें, दूसरे के भी समझें। हमारे इर्द गिर्द लोग इतने ज्यादा बायपोलर और इतने ज्यादा एग्रेशन, और हमें पता ही नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यूज की अवेयरनेस ही नहीं है बच्चों की तरबियत में, स्कूल के अंदर भी। मैं अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें जो फिजिकल टॉर्चर है या जो फिजिकल अलामात हैं वो तो नज़र आ जाती हैं, फिजिकल इंजरी तो हमें जाहिर हो जाती है, मेंटल हेल्थ चूँकि हमें नज़र नहीं आती है तो पेरेंट्स की उस पर भी तवज्जो होती नहीं है, और जब से ये गैजेट्स आए हैं वैसे ही पेरेंट्स की तवज्जो बच्चा क्या कर रहा है, जहाँ आप बात कर रहे हैं कि जख्म नज़र आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ के जख्म नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी अगर आप अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, प्रायोरिटीज में शामिल, बच्चे अगर पेरेंट्स को कहें एंजाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता बेटा, ये काम करो सही हो जाओगे, ये होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। देखिए यही वाली बात है ना कि सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो चैनल्स हैं उनको प्रॉपर एक प्रोग्राम, जैसे आप मॉर्निंग शोज करते हैं, एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर देना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं एंजाइटी कि आपने किसी को गाली देनी हो तो कहते हैं जाओ जी इसको तो डिप्रेशन हो गया, ऐसा नहीं है, उसके प्रॉपर सिंबल है, ये साइंस है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी उसके हैं। हमारे एनवायरनमेंट में आप देख लें कि बच्चों के लिए क्या है, खेलों के मैदान चले गए, वो एग्रेशन और वायलेंस आप निकालते हैं, वो निकालना है आपको, चाहे आप स्पोर्ट्स में निकालें, जिम में निकालें, स्कूल्स के अंदर जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अब वो कोठियों में और घरों में स्कूल्स बने हुए हैं, उन्होंने बच्चों को क्या तरबियत, सारा फोकस ग्रेड्स के ऊपर है, और एजुकेशन जो सिलेबस है वो सिस्टम आपका होना चाहिए या किसी भी बाहर के मुल्क का होना चाहिए, लेकिन आपके अपने देखें, हम अपने नॉर्म, कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज के दरमियान के अंदर रहेंगे तो हम नॉर्मल है, अगर हम नहीं रहेंगे ये बैलेंस घर से मिलेगा, ये असातिज़ा इकराम से मिलेगा। वो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, पेरेंट्स से टाइम देना ही छोड़ दिया, खाने की किधर रहा वो कल्चर के, बच्चे सारे इकट्ठी होती थी फैमिली खाने के टेबल के ऊपर, आप बर्गर्स के ऊपर ले आए हैं, बच्चों को डायरेक्ट ही ले आए हैं, वो खुद ही अपने ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। माँ बाप से कुछ सवाल हम करते थे, सवाल उनसे, उनके पास जवाब होते थे, हमारे लिए रिस्पेक्ट थी, उनके पास वक्त होता था हमें जवाब देने के लिए। बच्चों माँ पेरेंट्स को आप 10 दफा बच्चा जो आवाज देता है, माँ बाप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो किधर से हेल्प ले रहा है, गूगल उसकी माँ बन गई है। अब वो देखें बाहर के एबनॉर्मलिटी, इट डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, जो चीजें हमारे लिए ये तो मसाइल हो गए, बाहर नहीं है। बिल्कुल ये मसाइल आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है इनकी। अब हल क्या है, किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए पेरेंट्स को घर में, और क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए कि बच्चों को मेंटल हेल्थ उनकी महफूज की जा सके? सबसे पहली बात है कि आपको ये बात का बिल्कुल समझ होनी चाहिए कि आपकी आने वाली नस्ल आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्रिएशन आपकी नहीं है, ये अल्लाह की क्रिएशन है। आपकी क्रिएशन में अगर आईफोन 13 से बेहतर है ना, तो उसने जिसने क्रिएट किया है जनरेशन को आगे आज के तकाजों के, वो हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे ज्यादा सच बोलते हैं, वो हम उनमें हमसे कम हिपोक्रेसी है, क्योंकि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है और वो उसके अंदर से खुद चूज कर रहे हैं।
अपनी कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, आपने सिर्फ इज्जत देनी है उनको। इज्जत दें अपने बच्चों को, रिस्पेक्ट दें, ट्रस्ट दें, वक्त दें, क्वालिटी ऑफ टाइम दें। अच्छा, आप उनको, एक और जो ये आपने अबे सॉरी, मैं मुझे एक चीज कंप्लीट करने दें। ये जो आपने उनको मटेरियलाइज्ड दे दिया ना, कि एक गैजेट पकड़ा दिए, बच्चे को खाना खिला रही है माए तो टेलीफोन पकड़ा दिया, ये कर दिया। माँ बाप एक दूसरे की जब सामने इज्जत नहीं करते, झूठ, ये जो बेसिक जो एथिक्स है, आप बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, मनाफकत सिखाते हैं, मटेरियलाइज दे रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं सारा कसूर हमसाया ममालिक का नहीं है। भाई हमारे अपने हैं, हमें खुद से बनना पड़ेगा, तो फिर करेले खाएंगे नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बात की। आपने बड़ी अहम बात की कि जो नई जनरेशन है वो जदीद तकाज़ों से इन्हेंस है, वो समझती हैं, वो ज़्यादा माँ बाप से ज़्यादा समझदार कह सकते हैं कि ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि माँ बाप समझते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, हर फैसले में वो समझते हैं कि शायद हमारा बच्चा जो है ना वो कोई गलत फैसला ना कर बैठे, खुद ही फैसलों पे उसके असरअंदाज होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो कुव्वत फ़ैसला है वो भी मुतासिर होती है, और फिर ये जो गैप आता है, फिर बागियाना रवैये जन्म लेते हैं। तो ये भी तो एक मसला है, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं किया जाता कि वो अपने फैसलों में आज़ाद हों, खुद से कोई फैसला कर सकें। हमेशा ऐसे होता है कि हमें याद है कि जब घर में कोई फैसला, छोटी छोटी चीजें, फर्नीचर नहीं आ रहा है, घर मूव करना है, गाड़ी लेनी है, कोई एजुकेशन, बच्चों से हमसे राय ली जाती थी बिठाकर आपके। और ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये लीडरशिप स्किल्स, लीडर्स क्यों नहीं पैदा हो रहे? और भाई आप जो माँ बाप जिनके अपने जिंदगी के गलत फैसले हैं, ना तालीम में वो कामयाब हैं, ना वो अपने जो एक फैमिली सिस्टम को लेकर चल सके हैं। फैमिली सिस्टम तो टूट गया ना, सास ससुर को बुरा कहो, माँ बाप गलत है, रिश्तेदार हैं ही बुरे। आपने बच्चों को अपनी गलतियां, आप बच्चों को पोल्यूट कर रहे हैं उनके दिमागों को, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गलत, क्योंकि आप गलत हैं, आपके गलत फैसले हैं, और आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे गलत फैसला ना कर लें। ऐसा नहीं है। आपने उनको फैसला करने की, कि आपने उनको सही और गलत, उसके लिए मैं समझती हूँ कि उनको दीन की तालीम दें और उनको पढ़ने दें। वो जो किताब है अल्लाह की, उनको कहें कि इसको भी एज अ सिलेबस पढ़ो, देखो वो क्या अल्लाह क्या कहता है। और हमारा सबसे मॉडर्न रिलीजन है, अगर हम उसके ऊपर चलें। अनफॉर्चुनेटली हमने दीन को, हमने हर एक चीज को अलग-अलग कर दिया है, अलग-अलग उसको हमने। अच्छा डॉक्टर नौशाबा, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, और छोटे छोटे जो डेली के काम होते हैं कि बच्चे को ये भी आप इवन अलाउ करें कि आपने किस कलर की शर्ट पहननी है, और कि बच्चा खुद डिसाइड करे कि आज मुझे इस कलर की शर्ट पहनी है, इससे खुद एतमादी आएगी, उसमें क्वालिटीज इनहांस होंगी, और बहुत ज़्यादा बच्चा आपका कॉन्फिडेंट होगा, आपको दिनों में उसका बिहेवियर पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है जो भी मसाइल हैं वो भी सबके सामने होते हैं, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए कितना डैमेजिंग होता है? देखिए, मैं अगर आप समझ रहे हैं कि एक स्टिमुलेशन आपको एनवायरनमेंट से कॉन्टिन्यूस आ रही है और आपके बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है, और आप सब लोगों को नहीं बदल सकते, उसके अंदर कोई फिजिकल वायलेंस हो रहा है, वर्बल वायलेंस हो रहा है, अब्यूसिव बिहेवियर है, उसके अंदर एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहे स्कूल्स के अंदर बुलिंग हो रहा है, बच्चा बुली हो रहा है, देखिए बुली हो रहा है, अगर बच्चा वो घर से हो रहा है या बाहर से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट से या तो उसको बदलें। अगर आप बड़े होकर, अगर आपके अंदर अभी तक इतनी अकल नहीं है कि आप अपने रवैये बदल सकते हैं और आपकी अच्छा, हम हमेशा तो बच्चों को करें। डॉक्टर साहब, हम हमेशा वेस्ट को फॉलो करते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ के क्या ट्रेंड्स हैं, फैशन ट्रेंड्स हो जाए या कोई भी ट्रेंड्स हो जाए। तो अगर पेरेंट्स प्रॉब्लम में हैं, उनकी शादी मुश्किल में है, वो लड़ रहे हैं और बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैरिज काउंसलिंग का, बाहर ये कॉन्सेप्ट है, क्यों फॉलो नहीं किया जाता यहाँ पर? या बड़े बैठते हैं और 4 लोग बैठते हैं तो वो तो फिर मामला तलाक तक ही पहुँचते हैं, वो सुलह नहीं होती। मैरिज काउंसलिंग शादी के बाद नहीं होती, जो ये काउंसलिंग होती है या ये डिसीजन होता है, ये शादी से पहले कराए आप, क्योंकि अब आपके अगर बड़ों में समझदारी नहीं है, बड़ों के गलत फैसले हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बच्चों के लिए फैसले कर लें। अगर आपने अपने लिए ठीक फैसला नहीं किया या आपके बड़ों ने नहीं किया, तो बच्चों को इतनी समझ दें। और उसके लिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि साइकोलॉजी, अगर वो बड़े नहीं रहे या अगर आपका फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई दादा दादा नानी नाना नहीं है, बच्चा 3rd जनरेशन से सीखता है, ये याद रखे।
जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। अगर नहीं है तो आप एक स्पाउस या फैमिली काउंसलिंग या वो अपना जो एनालिसिस है वो जरूर करवा ले शादी से पहले। अगर सपोज कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप उसके देखिए हेल्प लेने में आधी प्रॉब्लम याद रखिए उस वक्त रिजॉल्व हो जाती है जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है। हमारा मसला ये है कि हम रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आते कहते हो तो पागल हो गया, उन्होंने पागल हो गया, वो तो साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ, वो शेम है ये एक। फिर डिसिप्लिन नहीं है, माँ ऑर्गेनाइज नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का स्क्रीन टाइम नहीं है, सुबह देर से उठ रही हैं, बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं है, वर्किंग वुमेन है, घर कैसे बैलेंस करना है, बाहर कैसे। आपको एक अपना एक्टिविटी स्केड्यूल प्लान प्लीज बच्चों के लिए करें। बच्चों की एक्टिविटी आपके बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए जो बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं है ये। और आपको कंसिस्टेंसी और इस्तिकामत याद रखें, नमाज से बेहतर कोई नहीं है। आप बच्चों को और वो आपने नहीं उनको पढ़ानी, वो आपने खुद पढ़नी है। आप उनको नहीं कह सकते। ये बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, आप जो कुछ करेंगे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर नुशाबा अंजुम हमारे साथ मौजूद थी, हमारी नफ्सियात, और बहुत ही अच्छे उन्होंने रेस किए हैं। बच्चे हमेशा देखने से सीखते हैं, कहने से नहीं सीखते। अगर आप चाहते हैं अपनाना है, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा फलानी तरह, ये भी मिसालें दी जाती हैं, वो उसका बच्चा देखा आपने वो कैसे बिहेव कर रहा था, बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, एक तो ये बड़ा टॉक्सिक चीज़ है, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल। और डोमेस्टिक इश्यूज़ के हवाले से ये मसाइल आजकल इतने बढ़ चुके हैं आयशा, हर दूसरे तीसरे घर का यही मसला है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहिबा ने इसको बहुत अच्छे पॉइंट उठाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, वो अच्छा बिहेव करें, अच्छा पढ़ लिख जाएं और ऑर्गेनाइज्ड हों, डिसिप्लिन्ड हों, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद बदलना होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चों को मटीरियलिस्टिकली आप उनको चीज़ें देकर, उनको आप हर तरह की आसाइशें देकर और समझते हैं कि बच्चे ठीक हो, जब तक आप टाइम नहीं देंगे बच्चों को अटेंशन नहीं देंगे, मुझे डॉक्टर साहिबा की एक बात बहुत अच्छी लगी चीज़ों में बेहतर नहीं हो सकती। मुझे डॉक्टर साहिबा की एक बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि हम बच्चों को डिसीजन लेने की उनको इजाज़त नहीं देते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लीडर्स प्रोड्यूस हों। अच्छा, एक और बड़ा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है पाकिस्तान में, जो हस्पतालों की हालत है और जो बद इंतज़ामी के मामलात हैं, यानी वहाँ पर पेशेंट्स आईसीयू में हों, इमरजेंसी में हों, किसी भी वक्त लाइट चली जाती है, जनरेटर बंद हो जाते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और जो मरीज़ हैं जो मशीनों पर जिंदा हैं, 1 मिनट के लिए मशीन बंद हो तो आपका जो क्रिटिकल पेशेंट है हॉस्पिटल्स में इस तरह के वाकयात का होना बहुत अलार्मिंग है। इससे पहले भी लाहौर में आपको याद होगा एक वाकया ऐसा हुआ था, जनरेटर बंद हो गया था, ऑपरेशंस जो हैं वो डिले का शिकार हुए, टॉर्च लाइट से ऑपरेशन हुआ है। अब लाहौर का ही एक सरकारी अस्पताल है जिसकी बड़ी तारीफें की जाती हैं, गंगाराम हॉस्पिटल, वहां पर टॉर्च के अंदर ऑपरेशन किया गया है। इससे बड़ी नाकामी, हम बहुत सेहत के दावे करते हैं कि सेहत के मैदान में हमने बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है, हमारी जो सेहत के इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन आप ये देखें, अच्छा अगर ये किसी बलूचिस्तान का कोई दूर दराज का किसी सिब्बी के अंदर या किसी ऐसे एरियाज में होता, किसी दूर देहात कोई डिस्ट्रिक्ट होता तो वहां पर हो, लेकिन फिर भी समझ आती कि चले वहां पे वसाइल नहीं है, किसी भी शहर में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चले, फिर भी समझ आती कि वहां पर बुनियादी वसाइल नहीं है लोगों के पास। लेकिन लाहौर जैसा शहर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है और वहां पे इस तरह के वाकयात का होना, ऑपरेशन के दूसरे छोटे शहरों बड़ी हमारी नाअहली नाकामी क्या है आयशा? डॉक्टर्स इवन के जो छोटे शहर होते हैं वहां से पेशेंट को कहते हैं कि इसको लाहौर ले जाएं, और लाहौर जब आए तो ये जब लाइट्स ना चलें और ऑपरेशन के दौरान टॉर्च से ऑपरेशन हो रहा होगा तो इससे बड़ी नालायकी क्या है आयशा? इससे बड़ी नालायकी ये है कि क्योंकि जनरेटर में पेट्रोल खत्म हो गया था, फ्यूल खत्म होने की वजह से लाइट्स में, मसलन आपके बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, सीएम हाउस है, आपके जो बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल सेक्रेटेरिएट है, वहां पर दिन के टाइम लाइट्स जलती रहती हैं। लेकिन अस्पताल, इसका मतलब है पेश की तरजीहात में ही नहीं है कि वहाँ पर ऑपरेशन के लिए भी फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और आपके सीएम सेक्रेटेरिएट, आपके गवर्नर हाउसेज, वहाँ पे दिन के टाइम भी लाइट्स रहती हैं। यहाँ से पता चलता है कि हमारे हुक्मरान कितने संजीदा हैं अवामी इशूज़ को लेकर। तो ये और जो आम इंसान है उसकी जो ज़िंदगी है उसकी क्या वैल्यू है ये भी पता चलती है। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ मॉर्निंग में। और एक और इशू ये है कि तालीम की जब बात आती है तो ख़वातीन किसी से कम नहीं रहती हैं, और एक
पुराना दौर था जब ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, इवन ख़वातीन बच्चों को भी ट्रैवल करके जाना पड़ता था, और अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, हर शहर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं। लेकिन मसला एक और बढ़ गया है, वो ये है कि जब अपने बच्चों को भेजते हैं, ख़वातीन बच्चियों को भेजते हैं, तलबा को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज़ में, तो वहाँ की जो कल्चर हैं वो इतने बुरे उस तरह से, कुछ फैमिलीज़ अलाउ भी नहीं करती हैं को एजुकेशन में पढ़ाने को बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें फ़ीमेल कॉलेजेस की, और फीमेल जो यूनिवर्सिटीज़ तो खैर नहीं है, कॉलेजेस ही हैं, इतनी गैर अखलाकी हरकत होती हैं तलबा के साथ, जो वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशूज़ हैं अखलाकियात के हवाले से उसके, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते हैं, दूर दराज एरियाज़ की रहने वाली होती हैं, वो अर्बन एरियाज़ में आ नहीं सकती हैं, वहाँ पर ऐसे मामला नहीं होते हैं कि वहाँ पर जाके फ़िज़िकली वो तालीम हासिल कर सकें। और उसके बाद फिर ये जो मामला अब सामने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होकर रह गए हैं। और इतना बड़ा स्कैंडल, एक के बाद एक वीडियोस, यानी एक स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई है जिसके आगे पीछे लाइन लगी है कि हमारे साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ है, वीडियोस सामने आ रही हैं, और जो टीचर्स पर इल्ज़ामात लगते हैं। यानी ये एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ, यानी बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बन सकें कल को, जिनसी हरासगी के वाक़यात इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स का अभी मेन कंसर्न ये है कि बच्चों को, अच्छा होता ये है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है ना, तो जो विक्टिम होता है ना, ये होता है उसके साथ कि उसी को तालीम छुड़वा दी जाती है कि भाई तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की है, तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई कि अब तुम घर बैठोगी, तुम्हारी शादी कर देनी है। अच्छा, यानी ये कॉन्सेप्ट है। मेरा ख्याल आयशा ये है कि डिस्टेंस लर्निंग किसी नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल, हमने इसी पर बात करनी है इस सेगमेंट घर में बैठकर आप तालीम हासिल कर सकते हैं। यानी ख़वातीन पढ़ना भी चाहती हैं, और जो मुआशरे की जो तलखियाँ हैं, अब हर जगह भेड़िए मौजूद होते हैं। आप सबके वही बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि अगर आप चोर को पकड़ना चाहें, लेकिन चोर से बचने के लिए ऑब्वियसली आप अपने घरों को ताले लगा लेते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, हर तरह की सोसाइटी में चीज़ें चल रही होती हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग पे आज हमने बात करनी है। वो बच्चियाँ जो इतनी दूर नहीं जा सकती हैं, अब पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, वो घर रहकर भी तालीम हासिल कर सकती हैं। हम बात करें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, हमारे साथ डेप्यूटी रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर उस्मा तारिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अच्छा मिस, ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस लर्निंग का, ये ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम जिस टाइम में हमने ग्रेजुएशन किया था, मास्टर्स किया था, दूर दूर तक हमने कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हो। सबको शौक होता था फैंटेसीज का, एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, बड़े कॉलेजेस में जाने का, बिकॉज वहाँ फ्रेंड बनते हैं, एक अच्छा एक और होता है वो। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखती हैं आप? एक्चुअली ऐसा है कि इट्स नॉट न्यू इन द वर्ल्ड। 1969 से जब इंग्लैंड में पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उसको फॉलो करते हुए दुनिया में दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी इन 74 वाज लॉन्च्ड इन पाकिस्तान एज पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। सो 74 से अल्हम्दुलिल्लाह ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो विद डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, ये पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली हमारा चल रहा है। बल्कि आपको मैं एक चीज़ शेयर करूँ कि हम अपने आप को एक फेडरल इकाई मानते हैं, like being federal university from Gilgit Baltistan to Gawada। फिर हम कहते हैं कि जिस सिंध में मिट्टी बॉर्डर से लेके थरपाकर से लेके आप केपी के पहाड़ों तक चले जाइए, तो ओपन यूनिवर्सिटी इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से, जी, एक बात ये भी कही जाती है कि डिस्टेंस लर्निंग उस फिजिकल लर्निंग के तकाज़ों को मीट नहीं कर सकती है। यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक माहौल होता है, आपका एक्सपोजर होता है, आप उठते बैठते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरा एक माहौल मैटर करता है आपकी ग्रूमिंग में। तो उन चीज़ों को भी कैसे इससे कम्पीट किया जा सकता है? अच्छा देखिए, डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन के अल्टरनेटिव के तौर पे लॉन्च की गई थी। अगर आप ये देखें, हम आज के ज़माने की बात करते हैं, 74 में तो आई बिलीव कि जिन्होंने इसे कंसीव किया था वो एक शायद टाइम से बहुत आगे की सोच थी उस वक्त। आप इस वक्त करंटली देखिए तो आपके गिर्द जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, मेल हो या फीमेल हो, अब एक शायद शख्स घर नहीं चला पा रहा। आप में से बहुत सारे लोगों को करंटली बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो जो आपके बैरियर्स लग जाते हैं तालीम को, वो ओवरकम करने के लिए फासलाती निज़ाम तालीम इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जी ये फासलाती निज़ाम तालीम को रिप्लेस नहीं कर रहा, जो फॉर्मल निज़ाम तालीम को रिप्लेस नहीं कर रहा। आप फिज़िकली जब जाते हैं कहीं तो बहुत सी चीज़ें आपके अंदर और आपकी ऑब्जर्वेशन से भी आप अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन
कहीं पे अगर रुकावट आ गई है तो बैठ जाना मकसद नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग आपको मोटिवेट ही करता है कि जहाँ बैठ रहे हैं, जैसे बैठ रहे हैं और जिस वक्त चाह रहे हैं और जिस उम्र में चाह रहे हैं। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि बहुत दूर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं घर से, इवन लोग एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रैवल करती हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी ऑप्शन है ये। लेकिन इसकी जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट है, अब हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे बड़ी तो पंजाब यूनिवर्सिटी, इसको वर्ल्ड वाइड इसकी रिकग्निशन है, डिग्री की वर्थ बड़ी मैटर करती है। तो ये कितना मैटर करता है कि जो यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या वर्थ होगी डिग्री की, या आगे उनको अगर वो आगे बढ़ना चाहें और प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहें तो किस तरह से उनको हेल्प आउट करेगा ये? अच्छा, ऐसा है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रीसेंट टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन में टॉप मोस्ट है, डिस्टेंस एजुकेशन में पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस टैग हमने ऑलमोस्ट ना आप कह सकते हो कि 40 लाख से ऊपर तलबा और तलबात हमारे पास आउट हैं। तो उसमें आप किसी भी दुनिया के आप देखिए मुल्क में जाइए तो हमारा स्टूडेंट मौजूद होगा। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा शुबा नहीं है जहाँ पर किसी जगह आपको ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सीट से लेके आपका टीचिंग जो प्रोफेशन है, हर जगह ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मौजूद है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब हम कहते हैं ना कि फॉर्मल एजुकेशन से ब्रेक नहीं लगाना, हमने कंटिन्यू रखना है, तो ये आपको एक अंदर से जो सेल्फ इग्नाइट करती है ना कि जी मुझे कुछ करना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा होता है। कि देखिए फॉर्मल में आपको जो पढ़ाया गया बाज़ औक़ात हम सिर्फ उतना ही स्टिक कर जाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का स्टूडेंट, उसके लिए द वर्ल्ड इज़ नॉट द लिमिट, कहीं से भी वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और आप सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम मैट्रिक टिल PhD वी ऑफर एवरीथिंग ऑलमोस्ट। लेकिन सोशल साइंसेज आर द मेन प्रायोरिटीज़, बिकॉज हमारे पास फेस टू फेस वाले बच्चे नहीं हैं। जैसे भी आप लोगों ने बात की कि बच्चे दूर दराज के इलाकों में, स्पेशली बच्चियाँ, हमारा फीमेल क्लाइंटेल बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चियों के लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा, जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे FSC प्री मेडिकल हो गया, मैट्रिक में भी साइंस से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके प्रैक्टिकल्स के लिए तो जाना पड़ता है, वो परफॉर्म करना पड़ता है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं? हम FSC ऑफर नहीं करते। मैंने आपसे कहा सोशल साइंसेज आर द मेन फोकस। रीज़न बीइंग कि आपको जहाँ बैठे और जिस वक्त आपने अगर पढ़ना है तो आपको फेस टू फेस, हाँ हमारे कुछ साइंस सब्जेक्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस इज़ इन इस्लामाबाद, सो वी ऑफर दोज सब्जेक्ट्स इन इस्लामाबाद। जैसे कुछ फेस टू फेस में BS कंप्यूटर साइंस जो है वो हमारे पास रीजनल कैंपस लाहौर में ऑफर होता है। BS कंप्यूटर साइंस भी फेस टू फेस ऑब्वियसली आपसे रिक्वायर करता है, तो वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है हमारा। ये बताइएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बोथ ऑफ देम? ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मॉडर्न वर्जन है, और आप कहते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग के अंदर पहले हम सिर्फ डाक को इस्तेमाल कर रहे थे कि आप जहाँ बैठे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको किताबें रिमोटली मिल जाएंगी, हम डाक का निज़ाम यूज़ कर रहे थे। अब जब ऑनलाइन का आ गया तो बैठे तो आप फिर भी रिमोटली कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन वर्चुअली, हाँ, लेकिन अब इसमें यह है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ फेस टू फेस, पहले ये होता था कि आपको वर्कशॉप्स की सूरत में कुछ फेस टू फेस कहीं ना कहीं ट्रेवल करना पड़ता था थोड़ा बहुत। अब जब से ये ऑनलाइन सेटअप आया है, ऑनलाइन भी आप कहो कि उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन है फासलाती निज़ाम तालीम का। आप जहाँ बैठे हैं आप गैजेट्स यूज़ कीजिए और गैजेटरी यूज़ के साथ अपनी तालीम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग के मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आप लोग ऑफर करते हैं हर अगर हम देखें मैट्रिक लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, टिल PhD? जी एक्चुअली ऐसा है कि देखिए मैट्रिक तो एक सिंपल मैट्रिकुलेशन है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर दरस निज़ामी भी ऑफ़र किया हुआ है। दरस निज़ामी के अलावा कुछ हमारे ओपन कोर्सेज भी हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग आपके पास ऐसा भी आप ये कह सकते हैं कि लोग मौजूद हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते मगर हुनर होता है। उन हुनरमंदों को सर्टिफिकेट देने के लिए भी ओपन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स ऑफ़र करती है। फिर FA के साथ हम ICOM कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं। फिर BA ख़त्म हो गया तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हमारे शुरू हुए। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में एक तो जनरल है BA जिसको आप पहले कहते थे, उसके अलावा कॉमर्स हो गया, कॉमर्स के अलावा एजुकेशन के अंदर ये सब हम ऑफ़र कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड आप टीचर एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, B.Ed ले लीजिए, वो हमारे पास उसके 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, 1.5 साल 2.5 साल। फिर जब हम आ जाते हैं अब बल्कि मास्टर्स बंद हुआ तो अब BS प्रोग्राम स्टार्ट हो गए,
ऑनर्स में अब 2 तरह के हैं, एक जो पुराने बीए करके बैठे हुए थे वो 2.5 साल बीएस करेंगे, और जो आप एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं वो 2 साल बीए करेंगे। तो ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं। अच्छा, इस बीए के अंदर जो ऑनर्स है, ऑलमोस्ट एवरी आर्ट सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, वी ऑफर देम। हाँ, साइंसेस वाले वो हम इस्लामाबाद में कराते हैं। फिर एमफिल पीएचडीज़ में भी जो हम मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इज़ ऑफर्ड इन एमफिल एंड पीएचडीज़। सो वी हैव अ वाइड रेंज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है? इट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अभी जो हमारे आप मीडिया आप फॉलो करती होंगी न्यूज़ को, बड़े इस तरह की डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी आती हैं कि स्टूडेंट्स के साथ वीडियोस बड़ी डिस्टर्बिंग है वजह जो आती हैं, उनको हरास किया जाता है। कुछ ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बच्चियां डर जाती हैं, ये शायद पेरेंट्स क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी ना छुड़वा दें, तालीम ना छूट जाए, वो इस डर से बता ही नहीं पाती हैं। एवरीडे उनको इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते होंगे। तो उनके लिए आप समझती हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस निज़ाम तालीम है ये बेहतर है? अच्छा, ये तो रिपोर्टिंग तो शायद सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है, आपका मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। शायद ये पहले भी होता होगा। वालदैन के जो इश्यूज़ थे, मैंने कहा 74 से ओपन यूनिवर्सिटी इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम शुरू किया गया था, हमने पहले डिस्टेंस को कवर किया था कि लोग सफ़र नहीं कर सकते। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट, बहुत सारे इदारे खुल गए हैं बहुत करीबी जगहों पे। हमारे हर गांव में ऑलमोस्ट हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छा अल्टरनेटिव ओपन यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म रहा है हमेशा से। बाकी हरासमेंट वाले इश्यूज़ जो हैं वो तो शायद हम फॉर्मल और शायद अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर भी बहुत जगह पे फेस कर रहे होते हैं। रिपोर्ट करना, अब वो तो आपने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है कि रिपोर्ट कीजिए ना, ये होता पहले भी था, ठीक है। वो जो टिपिकल चीज़ें थी वो सामने नहीं आती थी, अब मीडिया उनको लेकर आ जाता है। ये एक चीज़ है कि इससे जो हमारा ओवरऑल तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठे हैं, जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता में चल क्या रहा है एग्जैक्टली, कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो एजुकेशन है यहाँ की, जो वर्चुअल लर्निंग होती है, डिस्टेंस लर्निंग, इनकी फीसिस में और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीसिस में भी कोई फ़र्क होता है, या आप समझती हैं कि ये उसकी निस्बत ज़रा चीपर वे ऑफ लर्निंग है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। रीज़न बीइंग कि हम जब मैट्रिक से बात करते हैं तो विद ओनली 3000 पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट इन द बिगनिंग और कम, यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है ना वो इस तरह से बनाया गया है कि फ़ीसें कम हैं, एक तो बाकी फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। सेकेंडली, एक ईजियर वे है अपना तालीम मुकम्मल करने का। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देती है, बिकॉज पर्पज़ ये था कि जो एक दफ़ा, एक तो ऑलरेडी वो लोग हैं जो मार्जिनलाइज थे, जो किसी वजह से पीछे रह गए थे, उनको इस वजह से पीछे नहीं रह जाना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा विजन है हमारे वाइस चांसलर साहब का भी, कि कोई हमारे पास एडमिशन लेने के बाद इस वजह से पीछे नहीं बैठेगा कि पैसे नहीं थे या फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सका वो। तो फ़ीसें हमारी कम है अल्हम्दुलिल्लाह, अफोर्डेबल हैं, फीसें कम है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अलाउड नहीं है या जो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए या घर के 100 ऐसे मसाइल हैं जो उन्हें जॉब भी करनी पड़ती है साथ साथ बहुत से, और वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, और अपनी तालीम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं, घर का ख़र्चा भी उन पर होता है, बर्डन्स बड़े होते हैं जो बड़े होते हैं ज़्यादातर। उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपनी तालीम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए कर सकते हैं। डॉक्टर उस्मा तारिक, डिप्टी रीजनल डायरेक्टर इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और जो भी हरासगी के बढ़ गए हैं, हरासमेंट इतनी हो रही है, पेरेंट्स के लिए भी है ये कि बच्चों को तालीम ना छुड़वाएं। अच्छा, दोनों तरह से, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अक्सर जो हालात सामने आ रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग है हमारे मुल्क में, ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और इससे जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल करते हैं और अच्छे मकाम पर मौजूद हैं। ये जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ी बड़ी डिग्रियों को, इतनी महंगी महंगी डिग्रियाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं और वो कोई 20-30 लाख की एक डिग्री आपको मिलती है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं होते हैं, आपको प्रेजेंट नहीं करना आता।
मतलब हाउ डू आई पुट इट, एक वजह शायद हमारे एजुकेशनल सिस्टम की एक जो बड़ी नाकामी महंगी डिग्रियां लेकर भी आप जॉब नहीं लेते, उसकी रीजन ये है बिकॉज आपके पास स्किल्स नहीं है। और एकेडेमिया पे फोकस हमारा ज्यादा है, एकेडेमिया पे फोकस ज्यादा है। स्किल्ड एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि 16-16 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद भी हमारा नौजवान हाथों में डिग्री लिए घूमता फिरता है। खैर मुल्क के मुआशी हालात की अगर बात करें तो अब एक रिपोर्ट सामने आई है। हम सब जानते हैं जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, बड़ी तादाद में हज़ारों बल्कि 3 माह के अंदर 11 लाख नौजवान हमारे मुल्क छोड़कर बाहर गए हैं अपनी मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब जो रिपोर्ट आयशा सामने आई है ना, उस रिपोर्ट में कहा गया ये इतनी भी बदतर नहीं है, इतने भी बुरे हालात नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं आप लोग, इतने ज़्यादा लोग छोड़ के चले जाएं। मतलब ऑब्वियसली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतने बुरे हालात नहीं हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि जितने हिसाब से लोग छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि एकेडमिक जो हमारा जो चल रहा है यहाँ पर सिस्टम कि डिग्रियाँ होती हैं और बच्चे ये रोना रो रहे होते हैं कि हमारे पास MBA की डिग्री है लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। उसके लिए स्किल्स बड़े मैटर करती हैं। रिपोर्ट ये बता रही है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत से अच्छे खासे अमीर ममालिक पाकिस्तान से भी रोजगार के मामले में गए गुजरे हैं, जिनमें स्पेन है, इटली है, इंडिया है, इटली है, जर्मनी है, सऊदी अरब, चीन, पोलैंड, फिलिपाइन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब की ले लें। लेकिन फर्क ये है कि उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट ठीक है, अब हमारे दिल को खुश करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, मतलब इतने आप मायूस ना हो, इतने बुरे हालात नहीं है, मायूस ना हो बिल्कुल। लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि आप जो है ना खुद भी कुछ काम करें। नौजवानों को तो भाषण दिए जाते हैं, मायूस ना हो, आप रोशनी की किरण दिखाएंगे, उम्मीद दिखाएंगे तो होगा ना। वरना जो हालात आपके सामने हैं, कौन सा नौजवान जिसको जहां जहां बाहर से मुल्क से जाने का मौका मिल रहा है वो जा रहा है आप ना जाएगा। खैर अभी तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टेबल ब्रेक पे जाते हैं। व्यूअर्स, भारत में वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं। 2 महीने से भी कम वक्त रह चुका है, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारियां हो नहीं रही हैं, मैनेज नहीं हो रहा या कभी किया नहीं है। आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि इंडिया से मामला संभाले नहीं जा रहे हैं। अच्छा, कल वहाँ पर 2 दिन पहले की बात है, भारतीय शहर है कोलकाता, वहाँ के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई और ये आग शिद्दत की थी। तामीराती कामों के दौरान ये आग लगी थी स्टेडियम में और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में ये आग लगी थी और उनकी किट्स तक इसमें जलकर आग। ये देखें ये आग की ये फुटेज आप मुलाहिजा करें। तो ऐसे में बहुत से ये सवालात जन्म ले रहे हैं भारत के हवाले से कि भारत में इतना बड़ा एक इवेंट तो होने जा रहा है, लेकिन आप हालात देखें, आग लग रही है। उसके अलावा हमने देखा कि इससे पहले जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो 6 माह पहले ही उसकी बुकिंग टिकट की हो चुकी थी, हर चीज़ फाइनल और वाज़े थी। लेकिन अब 1-2 माह बाकी हैं ना, तो टिकट्स के हवाले से अब शुरू तो किया है बट अभी तक कभी डेट्स वेन्यूज चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये आग बुध की रात को लगी थी जिस पर अब काबू तो पा लिया गया है। ड्रेसिंग रूम में ये आग लगी थी जिससे किट्स भी जल गई थी और जो बाकी दीगर सामान था वो भी जल गया था। ईडन गार्डन्स है, ये वो स्टेडियम है जहां वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समेत 5 अहम मैचेस खेले जाने हैं। अंदाजा लगाएं कि इतना अहम स्टेडियम है और वहां पर इस तरह आग का लगना, तो और यहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी है, से तैयारी तो करनी चाहिए। इसी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी है और ये इंटरनेशनल टीमें आएंगी, यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे तो जगहसाई भी होगी और ये अभी इंतजामी मामला चल रहे हैं, वो हैंडल नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे, अब वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। बदियुल जमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बदियुल जमा साहब, सर इससे पहले भी आपने तमाम वर्ल्ड कप देखे हैं और उनको मामला को करीब से देखा है। सर ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि ना अभी बुकिंग्स का सामने आ रहा है, अब तो खैर वेन्यूज़ तो उन्होंने फाइनल कर लिए हैं, लेकिन कभी वेन्यूज़ चेंज कर दिए जाते हैं और फिर अब ये आग लगने के मामलात वाक़यात, तो सर इससे तो भारत की इंतज़ामी अहली जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। देखिए, वर्ल्ड कप जब भी होता है, चाहे वो इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दूसरे ममालिक में हो, तो वो लोग बहुत मैनेज तरीके से जो है वो इस मेगा इवेंट को करते हैं। उनको मालूम है कि ये इतना बड़ा इवेंट है कि जब तक वो जितने बेहतर अंदाज से करेंगे तो उनका जो मुल्क है उसको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब से आप देखें कि कितने अरसे से बातें चल रही हैं कि इवेंट जो है वो, बल्कि जो ICC का फ्यूचर टूरिज्म प्रोग्राम होता है उसमें बाकायदा तौर पर कह दिया जाता है
कि भाई अब जो ये वाला वर्ल्ड कप है वो भारत में होना है। तो मेरे ख्याल में भारत को उसी वक्त से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी, अपने स्टेडियम को सही कर लेना चाहिए था, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको जो है दूर कर लेना चाहिए था। फिर जो आईसीसी का सबसे बड़ा इशू हुआ, जो भारत का जो सबसे बड़ा इशू हुआ वो आईसीसी के साथ वो शेड्यूल के मामले में हुआ। देखिए जो शेड्यूल आपने बहुत पहले देना था, 4-5 महीने पहले देना था, वो शेड्यूल जो है वो आपने इतना लेट कर दिया, फिर आईसीसी को फैसला करने में थोड़ी मुश्किलात हुई, क्योंकि जब भी आप नया शेड्यूल देते हैं तो दीगर बोर्ड्स को भेजा जाता है और दीगर बोर्ड जो है इस शेड्यूल को देखते हैं और जिनके एतराज़ात होते हैं वो अपने एतराज़ात जो आईसीसी के कहते हैं कि यहाँ हम नहीं खेलना चाहते, यहाँ हम खेलेंगे, ये माली मसले मसाइल है। तो ये भारत ने बहुत करीब जाके आप देखेंगे 2-2.5 महीने पहले जो है कि अगर आप शेड्यूल देंगे तो फिर क्या होगा। फिर अब पिछले 20 से 25 दिन हो गए सिर्फ यही बात हो रही है कि 15 तारीख को जो है उनका जो है एक मजहबी प्रोग्राम है जिसकी वजह से वो वहाँ मैच नहीं हो सकता, वहाँ पर लोग निकलते हैं और जिस जगह मैच है अहमदाबाद में वहाँ 1 लाख से शायद की गुंजाइश है, वहाँ पाकिस्तान और भारत का मैच है। आप खुद सोचें कि एक तरफ उनका वो प्रोग्राम चल रहा होगा, दूसरी तरफ मैच हो रहा होगा, अगर पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया तो फिर क्या कंडीशन होगी। तो ये वो चीज़ें थी जिस पर वहाँ की हुकूमत ने भी भारत से कहा कि आप तारीख को चेंज करें। अब 14 तारीख को जो है जो मैच है, लेकिन वैसे ही है। अब होता है ना कि पाकिस्तान भारत का मैच आपको मालूम है कि जब भी होता है तो एक उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा। अच्छा बदियुज़्ज़मान साहब, अगले 2 महीनों में पाकिस्तान और भारत का कोई एक दो मैच नहीं है, 5 बार होगा ये पाक भारत टाकरा। और जो साबिक स्पिनर हैं अनिल कुंबले वो भी कह चुके हैं कि कीनिया से भले हार जाएं आप लोग लेकिन इंडिया से नहीं हारना। और ये पहले भी चलता आ रहा था कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान से नहीं हारना चाहे हम कीनिया से हार जाएं। एक तो ये सामने आ गई बात। दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, क्या आपको लग रहा है उनका ख्याल रखा जा रहा है? क्यों इतना बड़ा ये टूर्नामेंट होने वाला है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा गया है? देखिए सबसे पहली बात तो जो आपने की कि भारत के लोग जो कहते हैं, चाहे वो साबिक क्रिकेटर्स हों, उनकी शायकीन हों, वो लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से मैच बिल्कुल नहीं हारना। आप भले आप जो है जैसे आपने बात की कीनिया से मैच आ जाए या किसी और नेदरलैंड से मैच आ जाए, वो इसका अफसोस इतना नहीं करते जितना वो पाकिस्तान से मैच। अच्छा, पाकिस्तान में भी कमोबेश यही जज्बात पाए जाते हैं बदियुज़्ज़मान साहब? बिल्कुल ऐसे ही है अपना इशफाक भाई। हमेशा से ये होता है कि दोनों टीमें रवायती हरीफ है और दोनों के शायकीन जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत से हारे या भारत वाले नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान से हारे, तो इसलिए जोश और वलवला ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में देखिए आप, ये क्रिकेट है, एक ने जीतना होता है एक ने हारना होता है और उसी दिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वही टीम जीतेगी। लेकिन मुझे हैरत होती है उनके साबिक खिलाड़ियों पे, जैसे अनिल कुंबले की आपने बात की, उससे पहले जो है वो 2 से 3 उनके साबिक क्रिकेटर और हैं, वो भी कह चुके हैं भाई सबसे हार जो पाकिस्तान से ना रो। शिखर धवन कह चुके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्रिकेट है, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं साबिक, वो ये नहीं कहते कि भाई आप उससे आ जाओ। और एक बार आपको इशफाक भाई मैं बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमने बाबर आजम से जब सवाल पूछा तो बाबर आजम ने ये कहा कि भाई आप लोग चाहते हैं कि हम भारत से जीत के आ जाएं, यार 9 मैच हमने और भी खेलने, आप ये मत सोचें कि हम भारत से जीत के अगर हम फाइनल में नहीं पहुंचे फिर भी आप हमें सुनाएंगे। अच्छा बदियुज़्ज़मान साहब, ये बताइएगा, ये जो अभी से हमेशा ऐसा होता है, बड़ा असाब शिकन मरहला होता है, गेम होती है पाकिस्तान और भारत की, नब्ज का होता है, और अभी से बयानात देख के आप देख सकते हैं कि कितनी हद तक जो है ना हाइप क्रिएट हो रही है। ऐसे सारे हालात के अंदर पाकिस्तानी टीम को नब्ज पर काबू पाने के लिए क्या करना होगा, क्या हिकमत अमली अपनाना होगी? देखिए शौक, पीछे दोनों ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक माहिर नफ्सियात का जो तकर्रुर कर रहा है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ वो रहेगा और उनके जो नफ्सियात के हवाले से उनको प्रेशर में ना आए, वो दबाव ना लें, वहाँ के शायकीन की क्योंकि जुमले कसरे होते हैं तो उन चीज़ों पे ना आए, तो हमारी नफ्सियात उनके साथ रहेगा। उनको जो है वो चाहता है कि प्रेशर में ना हो। अभी तक उसकी बातें चली हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा और एक माहिर नफ्सियात पाकिस्तान टीम के साथ। अच्छा बदियुज़्ज़मान साहब, ये क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है कि माहिर नफ्सियात को हायर किया जा रहा है टीम के लिए? नहीं, इससे पहले भी 1-2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह की कोशिश कर चुका और साथ उन्होंने हमारे नफ्सियात को रखा भी है। लेकिन इससे ये होता है कि आप इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर खिलाड़ी प्रेशर में आ जाते हैं, इसी वजह से ये चीज़ की जा रही है। और वहाँ आपको मालूम है कि पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो पहले भारत में खेला हो।
तो आप खुश हो कि 2009 के बाद ये सारे खिलाड़ी वही हैं जो पहली मरतबा जाके भारत में खेलेंगे, और पहली मतलब जब भारत में जाकर खेलेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर लाजमी होगा, और इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए न सिर्फ कप्तान को बल्कि दीगर खिलाड़ियों को। अच्छा, ये प्रेशर सिर्फ पाकिस्तानी टीम पर नहीं बल्कि मेरा ख्याल है भारत पे से ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान पर इसलिए प्रेशर होगा बिकॉज 2009 के बाद अब ये जा रही हैं, ये टीमें अब जा रही हैं, ग्राउंड से फेमिलियर नहीं है, पिच से फेमिलियर नहीं है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारतीय टीम पर भी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो लोग जो हैं हमेशा इस अंडर प्रेशर कहते हैं पाकिस्तान से कि यार पाकिस्तान से हारना नहीं है, और इसी हार में वो गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से वो मैच हार जाते हैं। और पाकिस्तान टीम पर प्रेशर लाजमी होगा, क्योंकि हमारी भी क्राउड ये चाहता है कि यार पाकिस्तान टीम वहां जाके ना वहां पर बस भारत से जाए। तो वहां पर मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जो भी मैच हो मेरे ख्याल लेकिन बद्री जमान साहब, भारत को होम ग्राउंड का भी एज होगा, और लेकिन हमारी टीम है वो किसी से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया बद्री जमान साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े ही ये इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। 2 महीनों में 5 बार पाकिस्तान और इंडिया की टीमें होगी। चले अगर एक आधी बार टीम हार भी जाए तो माफ़ी दे दीजिएगा आप लोग भी। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को है, और गेम में ऐसा होता रहता है। अब मंडे को इंशाल्लाह आपसे पाकिस्तान के योम आज़ादी पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।